So hello everyone and welcome back to एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड दिस साइड सचिन। तो मैं इतना तो समझता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में व्लॉग्स देखते होंगे भाई। कोई ट्रैवल व्लॉग देखते होंगे, कहीं किसी का घूमने फिरने का व्लॉग देखते होंगे। तो व्लॉगिंग क्या होती है आपको पता है? कोई बंदा कहीं गया, उसने कुछ देखा और उसकी वीडियो बना ली है ना। हेलो गाइस, आज मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैं वहां पे आया हूँ, ऐसा देखते हैं। तो ये तो आज की टेक्नोलॉजी है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 700 साल पीछे अगर आप जाओगे, 700-800 साल पीछे, तो उस टाइम पे क्या ऐसे ब्लॉगर होते थे? भाई ब्लॉगर तो होते थे, बट उनके पास मोबाइल नहीं होता था, उनके पास पेन होता था हाथ में और उनके पास अपनी नोटबुक होती थी, और वो जो लिखते थे उसको ट्रैवलॉग कहा जाता था। ठीक है, अब हम जिसे देखते हैं वो व्लॉग होता है। अगर वही कोई ट्रैवल करने आया और उसने कुछ लिख दिया तो उसको हम ट्रैवलॉग कहते हैं। तो आज का ये चैप्टर कुछ ऐसा ही है जो आपको बताएगा कि बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेनर्स थे जो इंडिया में आए, उनको इंडिया कैसा लगा और उन्होंने अपने नजरिए से, यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या क्या चीजें दिखी, वो इन्होंने अपनी नोट डाउन करी। और वो जो ट्रैवलॉग है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया रियल लाइफ से जोड़ते हुए कि आप व्लॉगिंग देखते हो, बहुत सारे व्लॉग्स देखते होंगे, आप में से बहुत लोग बनाते भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत लोगों को लिखने का शौक था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई डिड पीपल ट्रैवल, लोग ट्रैवल क्यों करते होंगे? भाई आज से इतने साल पहले अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन भी जरूर होंगे, जैसे कि टू फाइंड वर्क। ये सबसे मेन रीजन होता है। अगर कोई अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे देश में जाता है, इन अदर कंट्री, और कहीं भी कहीं और जगह पर, तो या तो वो भाई कोई काम ढूंढने जा रहा होगा, उसके पास काम नहीं होगा, है ना, काम की वजह से हो सकता है कि वो कहीं जा रहा हो। और अगर दूसरा रीजन मैं आपके सामने रखूं तो एस्केप नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। मान लो कोई कहीं रहता है, उसके एरिया में कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, वहां पे कोई बाढ़ आ गई, कोई डिजास्टर हो गया, है ना, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे में वो भाग के कहीं तो जाएगा, ये उसकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको फोर्सफुली वहां से या तो निकाला जाएगा या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाएंगे कि वो वहां पे नहीं रह पाएगा। तो एक तो ये रीजन हो सकता है कि लोग भाई ट्रैवल करते होंगे, अपना एरिया छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाते होंगे। और क्या रीजन हो सकते हैं? और रीजन हो सकते हैं फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। देखो भाई, आज से 700 ईयर्स बैक अगर आप जाओगे तो ओवरसीज ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, यानी कि लोग बहुत दूर दूर तक, अदर कंट्रीज तक ट्रेड करने जाया करते थे। अब जब कोई जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करेगा तो कहीं पे कुछ दिखेगा तो उसको वो लिखेगा भी। तो ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोई कोई ट्रैवलर ऐसा भी होता है जो हो सकता है कि वो भाई एज सोल्जर ट्रैवल कर रहा हो, कहीं कोई वॉर हो रही हो और इसको कहीं पे जाना हो सकता है ना भाई, सोल्जर की तरह भी कहीं जाना पड़ सकता है। तो मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाऊंगा, आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो सोल्जर्स की तरह बहुत लोग ट्रैवल करते थे, उनको अपने घर से दूर दूर तक जाना पड़ सकता था, या फिर फॉर एडवेंचर एंड टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। अब वही बात आ गई ब्लॉगिंग वाली। अब बहुत लोगों को हो सकता है घूमने फिरने का शौक हो, भाई नई नई जो मतलब एरियाज हैं, नई नई जगहें हैं, उनको एक्सप्लोर करने का मन करता हो, भाई ये भी तो हो सकता है। तो ये भी एक रीजन है कि भाई किसी को मन किया हो चलो आज इंडिया घूम के आते हैं, तो कोई इंडिया में आ गया हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एज पिलग्रिम्स टू विजिट होली प्लेसेस। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पिलग्रिम कहते हैं हम तीर्थ यात्री को। ठीक है, जो कि होली प्लेसेस पे जब आप जाते हो, ट्रेवल करते हो, तो आप एज अ पिलग्रिम जाते हो, और इस पूरे प्रोसेस को पिलग्रिमेज कहा जाता है। मींस तीर्थ यात्रा। आप अपने भगवान के पास, आप अपने अल्लाह के पास, आप जो भी जिस भी फेथ को मानते हो, आप जब उस होली प्लेस पे जाते हो तो वो आप एज अ पिलग्रिम जाते हो। तो ये भी एक रीजन कहीं ना कहीं हो सकता है। ठीक है, कि लोग ट्रैवल करते हो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। What happened when they reached a new place? अब कोई भी मान लो ट्रैवलर है, वो कहीं गया, वो एक नई जगह पर पहुंच गया। अब अगर वो एक नई जगह पर पहुंच गया तो उनको वहां पे बहुत सी चीजें अलग दिख सकती हैं। हो सकता है कि जो उनके एरिया में ना हो वो उनको वहां पर देखने को मिल रहा हो, है ना। अब मान लो कोई सऊदी अरब से आ रहा है, उसको इंडिया में सऊदी अरब जैसी चीजें थोड़ी दिखेंगी, उसको इंडिया का लैंड और यहाँ का क्लाइमेट, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, वो डिफरेंट दिखेगा। जो वहां का क्लाइमेट है, वहां की जो लैंडस्केप्स है, वहां का जो नजारा है, वो इंडिया से कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। इतना तो भाई मतलब आप मान के चल सकते हो। ठीक है,
आगे देखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। आप अगर कहीं भी नई जगह पर जाओगे तो वहां पर जो भाषा बोली जाती है वो आपके वहां से तो अलग ही होगी भाई, आपकी भाषा तो मिलेगी नहीं आपको। ठीक है, बहुत सी आपको डिफरेंट न्यू लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं जब आप किसी नई जगह पर जाते हो। ठीक है, और क्या होता है, डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जब आप किसी न्यू प्लेस पर जाओगे तो वहां के लोगों का कल्चर, वहां के लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वहां के लोगों का जो खाना पीना है, जो वहां के रीति रिवाज हैं, वो भी आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिलने वाले हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आप एज इट इज अपनी नोटबुक में भी बना सकते हो। ये ज्यादा डिटेल में वैसे नहीं है कि आपको बहुत लंबा समय लगे, और इतने क्विक नोट्स हैं, आपको चैप्टर भी समझ में आएगा और आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी अगर आप इनको लिख लेते हो। ठीक है, तो वीडियो के खत्म होने के बाद लिख लेना, या टेलीग्राम पे तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स एंड बिलीफ्स। अब ये भी बहुत कॉमन सी बात है, अगर आप कहीं भी नई जगह पर जाओगे तो वहां पर आपको नए नए रिलीजन्स के बारे में जानने को मिलेगा। लोगों के जो बिलीफ्स हैं वो भी आपको कुछ डिफरेंट मिल सकते हैं अपने वहां से। मान लो कोई सऊदी अरब से जब इंडिया आएगा तो यहाँ पे उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग दिखेंगे, और यहाँ पे उसको जो डिफरेंस दिखेगा वो हिंदुओं में दिखेगा। जब वो देखेगा भाई हिंदुओं का कल्चर सबसे अलग है, जैनिज्म उसको बिल्कुल अलग दिखेगा, बुद्धिज्म उसको बहुत अलग दिखेगा। तो जब आप कहीं नई जगह पर जाओगे तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, ये आपको फर्क नजर आएंगे। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग। लोगों के रहने का तरीका, लोगों के जीने का तरीका, लोग जिन घरों में रहते हैं, जो लोग खाना खाते हैं, जो लोग काम करते हैं, जो उनका जीवन है कुल मिला के, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा जहां से आप आ रहे होंगे, अगर आप कहीं बहुत ज्यादा दूर से आ रहे हो। ठीक है, तो ये है व्हाट हैपेंड व्हेन दे रीच द न्यू प्लेस। व्हेनेवर अ ट्रैवलर इज रीचिंग अ न्यू प्लेस ही कैन सी सच थिंग्स। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। सो लेट्स मूव अहेड। सो नाउ अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा व्हाट इज अ ट्रैवल अकाउंट। ट्रैवल अकाउंट क्या होता है, जिसको मैंने ट्रैवलॉग भी नाम दिया था। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि ट्रैवलॉग क्या होता है, यानी कि आप कहीं ट्रैवल करने गए, आपको कुछ चीजें अच्छी लगी, आपने उनके बारे में लिख दिया। ठीक है, रिटर्न में डिस्क्रिप्शन है आपकी जर्नी का, आप जहां भी गए हैं आपने बताया कि भाई वहां पे ऐसा ऐसा था, वहां की सोसाइटी ऐसी थी, वहां के लोग ऐसे थे, है ना, और वहां का कल्चर ऐसा था। ये आप वहां पे जब लिख दोगे तो इसको ट्रैवलॉग कहा जाता है ना। कुछ इसमें इतना टफ तो इसमें है नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझिए। विमेन ऑल्सो ट्रेवल इन द पास्ट बट वेरी फ्यू ट्रेवल अकाउंट्स रिटन बाय विमेन। कि लड़कियां भी ट्रेवल करती थी पर लड़कियों का रिटर्न में अकाउंट बहुत कम मिलता है। करती थी ट्रेवल बट जो उन्होंने रिटर्न में अगर कुछ ऐसा लिखा हो वो बहुत कम है, या आप मान के चलो ना के बराबर ही मिलता है। तो ये ट्रेवल अकाउंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। व्हाट विल वी स्टडी इन दिस चैप्टर। तो देखो भाई, ये आज का जो हमारा चैप्टर है, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रेवलर्स, यानी बाहर से जो लोग इंडिया में ट्रेवल करने आए उनको इंडिया कैसा लगा, ये आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ये जो ट्रेवलर्स जब इंडिया विजिट करते हैं तो वो इंडिया में किस बारे में लिखते हैं, अपनी बुक्स में वो क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो वो यहाँ की सोसाइटी के बारे में लिखते हैं। जब वो देखते हैं कि इंडिया के लोग कैसे रहते हैं, इनके यहाँ का समाज कैसा है, इनके यहाँ की सोसाइटी कैसी है, कितने लोग हैं, कैसे कैसे ये कास्ट सिस्टम चलता है, कितने तरीके के रिलीजन्स हैं, कितने बिलीफ्स हैं, सब चीज ये प्रॉपर एकदम सोसाइटी के बारे में वो बताते हैं जो अपनी बुक्स वो लिखते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा इंडिया का वो कल्चर देखते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके के फेस्टिवल्स बनाते हैं, लोग किस तरीके का गेटअप रखते हैं, लोगों का फूड कल्चर क्या है, लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनके यहाँ पे डांस का, म्यूजिक का क्या कल्चर है, A to Z सारी चीजें अपनी बुक्स के अंदर ये ट्रेवलर्स ने लिखी हैं। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। देन उसके बाद रिलीजन। अब रिलीजन के बारे में ये लोग हमें बताएंगे कि इंडिया में कितने तरीके के रिलीजन है। हिंदुइज्म है, इस्लाम भी है, एट द सेम टाइम क्रिश्चियनिटी भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी आज की डेट में बता रहा हूं, उस टाइम पे तो क्रिश्चियनिटी का इतना वो नहीं था। जब शुरू के ट्रैवलर्स आए थे 11th सेंचुरी में तो क्रिश्चियनिटी का इतना वो नहीं था। वो ब्रिटिशर्स के साथ क्रिश्चियनिटी आई है इंडिया में, याद रख लेना ये पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी। जब ये ट्रैवलर्स इंडिया में घूमे तो उन्होंने देखा कि भाई कौन क्या काम करता है, किसका क्या काम है, किसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो उसके बाद इसने देखा कि भाई ये अच्छा
एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, अच्छा ट्रेड भी होता है, मर्चेंट्स भी हैं, है ना, क्राफ्ट्समैन भी हैं। तो सारी चीजें जो इकोनॉमी में कवर होनी चाहिए ये फिर अपने ट्रेवलॉग में उसको लिखते हैं। ठीक है, ये भी इन्होंने बताया। फिर उसके बाद आता है डेली लाइफ ऑफ द पीपल। ये देखते हैं कि जो लोग हैं उनका डेली का जीवन कैसा है, यहाँ पर आए दिन लोग क्या करते हैं, उनका क्या काम है, कैसे वो लोग रहते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है। सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अगर यहां तक समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलना और अपना फीडबैक जरूर देना भाई। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स, तो ये हमारे चैप्टर का कोर है, कहते हैं ना जान, चैप्टर की जान है भाई, कि ये जो 3 ट्रेवलर हैं वो कौन से हैं, आखिर कौन है जो इंडिया में आया, कौन है जिसने इंडिया को देखा, और किसने इंडिया के बारे में क्या लिखा। तो आइए भाई मैं आपको नाम बताता हूं वन बाय वन। सबसे पहला ट्रेवलर आता है हमारा अल बिरूनी, इनका नाम याद रख लेना, अल बिरूनी, जो कि उज्बेकिस्तान से आए हैं। ओके, उज्बेकिस्तान से ये आए हैं, और कब आए हैं भाई, 11th सेंचुरी में। एज आई टोल्ड यू 11th सेंचुरी से ये जो ट्रेवलर्स हैं ये आने लगे थे और इंडिया के बारे में लिखने लगे थे। अब जब ये 11th सेंचुरी से आए, ठीक है, तो इन्होंने इंडिया की सोसाइटी, इंडिया के रिलीजन और यहाँ का कल्चर, मेनली अल बिरूनी का फोकस हमारी सोसाइटी पर था। और उससे भी ज्यादा डिटेल में बताऊं तो हमारे यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हमने फर्स्ट बुक में ऑलरेडी डिस्कस किया था, अल बिरूनी ने उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है, बताया है कि भाई रियल में, इन रियल कास्ट सिस्टम था, एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। देन उसके बाद जो सेकंड ट्रेवलर आते हैं वो है इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता, बगल में जूता, सुना होगा आपने ये सॉन्ग। तो इब्न बतूता एक बहुत जिद्दी ट्रेवलर था, कहते हैं ना कि भाई पापा ने मना कर दिया फिर भी घूमने जाना है, तो ये वैसा ही ट्रेवलर है। इसको चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रास्ते में कोई पकड़ के लूट ले, पीट ले, इसको मानना नहीं भाई, ट्रेवल करना है तो ट्रेवल करके रहना है। तो ये आया था भाई मोरक्को से, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अफ्रीका। कब आया था, 14th सेंचुरी में आया था, सबसे पहले 11th, देन उसके बाद 14th। और इसने क्या लिखा, इंडिया के लोगों की डेली लाइफ कैसी है, इंडिया की सिटीज कैसी हैं, और इसके अलावा इसने हमें बताया कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, हमारे यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। तो इब्न बतूता ने कम चीजें नहीं लिखी हैं भाई, बहुत अच्छा खासा डिटेल्ड अकाउंट लिखा है। देन उसके बाद आते हैं हमारे अंग्रेजी बाबू, जो कि है फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंक से नाम पता चल रहा होगा, ये फ्रांस के थे। ठीक है, सो ये फ्रांस से आए थे 17th सेंचुरी में। याद रखना इनकी सेंचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ऐसे कोई ज्यादा डेट्स है नहीं आपको याद करने वाली, पर एक तो ये 11th सेंचुरी में आया, फिर ये 14th सेंचुरी में आया, देन ये 17th में आया, ये 3 डेट याद रखना। ठीक है, और इसने मुगल एम्पायर के बारे में फोकस किया है, बिकॉज जब ये आया था तो इंडिया में मुगल एम्पायर चल रहा था। ठीक है, और उनकी जो इकोनॉमी और सोसाइटी है उसके ऊपर फ्रैंकोइस बर्नियर का ट्रेवलॉग बेस्ड है। तो इसने बेसिकली हमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल्स के टाइम पे जो सोसाइटी थी उसके बारे में बताया है। आई होप यहां तक तो आपको समझ आ रहा होगा, मैंने आपका बेस बनाया है अभी चैप्टर का। अब असली चैप्टर आपका इसके आगे स्टार्ट होगा। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं, जो कि है अल बिरूनी एंड द किताब उल हिंद। तो अल बिरूनी इंडिया में आए थे, मैंने आपको बताया कब आए थे, 11th सेंचुरी में आए थे, याद रख लेना। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है किताब उल हिंद। तो बेसिकली हमारा ये पैराग्राफ, ये जो आपका चैप्टर का ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये अल बिरूनी के ऊपर बेस्ड है। तो चलो भाई देखते हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं अल बिरूनी था कौन। 973 यानी कि ईयर 973 में ही वॉज बोर्न, एंड ही वॉज बोर्न इन ख्वारिज्म। अब आप सोचोगे ये ख्वारिज्म कहाँ पे है, ख्वारिज्म मैंने आपको बताया था ना उज्बेकिस्तान। तो आज का जो उज्बेकिस्तान है, पहले के टाइम में जब इनकी, आप कह सकते हो कि भाई जब ये इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे उसको क्या कहते थे, ख्वारिज्म कहते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भाई, वहां पर अच्छे खासे लोग पढ़ने आते थे। ख्वारिज्म कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, बहुत बड़ा शहर था, और इसने भी बहुत अच्छी एजुकेशन ली थी अपने टाइम की। आप कह सकते हो कि बहुत ठीक ठाक, ही वॉज वेल एजुकेटेड। ठीक है, अब अल बिरूनी कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानता था ऑलरेडी, जो इसको पता थी वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि भाई ही वॉज अ स्कॉलर। अब क्या क्या इसको आता था, एक तो इसको सीरियक, जिसको आप कहते हो सीरियाई भाषा, ये इसको बहुत अच्छे से आती थी। ठीक है, सीरिया की जो लैंग्वेज है इसको बहुत अच्छे से आती थी। देन अरेबिक, ही वाज अ मास्टर ऑफ अरेबिक,
मतलब इसको पता था अरेबिक क्या है, कैसे उसकी ग्रामर है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, अरेबिक में इसने वर्क किया हुआ था। देन उसके बाद पर्शियन, जिसको आप फारसी लैंग्वेज भी कहते हो, तो फारसी लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से अल बिरूनी को आती थी। फिर उसके बाद आती है हिब्रू। हिब्रू भी सेंट्रल एशिया साइड बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है जो इसको बहुत अच्छे से आती थी। देन संस्कृत। अब आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि उज्बेकिस्तान का बंदा संस्कृत में कैसे लिख रहा है, संस्कृत इसको कैसे आती है, ये इसने इंडिया आके समझी है। जब ये इंडिया में आया, इसने ट्रेवल किया, इसको पता चला भाई संस्कृत ऐसी ऐसी है, इसने स्टडी करी है, प्रॉपर संस्कृत को सीखा, देन अपनी बुक इसने लिखी है। ठीक है, सो ही डिड नॉट नो ग्रीक बट ही स्टडीड द आइडियाज ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स। इनको खुद को तो ग्रीक नहीं आती थी, पर इसने ग्रीक फिलोसफर्स के आइडियाज को पढ़ा था अरेबिक ट्रांसलेशंस में, यानी कि जो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, उनके आइडियाज को ये ट्रांसलेटेड वर्जन में पढ़ा करते थे और फिर वही आइडियाज ये अपने बुक्स में भी कहीं ना कहीं लिखते थे। ठीक है, ये इनके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अल बिरूनी इंडिया में आया तो आया कैसे, है ना, इंडिया में कैसे आया, कोई तरीका तो रहा होगा इसके आने का। तो ईयर 1017 में सुल्तान महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड ख्वारिज्म। तो ये जो उनका उज्बेकिस्तान वाला ख्वारिज्म वाला एरिया है, यहां अटैक होता है। अटैक किसने किया था? अटैक किया था सुल्तान महमूद ने ऑफ गजनी। अब इसने जब अटैक किया तो इसने ऑब्वियस सी बात है बहुत लूटपाट करी। सिर्फ लूटपाट तक ये नहीं रुका, इसने क्या करा, वहां के जितने भी स्कॉलर्स थे उनको भी किडनैप कर लिया अपने साथ। कैसे, आपको आगे पता चलेगा। ही टुक मैनी स्कॉलर्स एंड पोएट्स टू गजनी। जो भी उस टाइम के ठीक ठाक पोएट्स थे, जो स्कॉलर्स थे, इसने उनको किडनैप किया और सीधा इनके सिटी पे अटैक किया, उनको अपने साथ में ले गया, अपने गजनी में ले गया। अल बिरूनी वॉज ऑल्सो टेकन देयर एज अ हॉस्टेज, यानी कि इनको बंधक बनाकर, हॉस्टेज बनाकर इनको ले जाया गया। कहां पर? गजनी। वेयर इज गजनी? इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो वहां पे वो ले गया इनको, सिंपल सी बात है। अब यहां तक तो ये आ गया। अब हुआ क्या, बाद में जब ये वहां रहता है तो उसको गजनी अच्छा लगने लगा और अल बिरूनी वहीं पर रहने लगा जब तक उसकी डेथ ना हो जाती। 70 ईयर्स ऑफ द एज तक ये वहीं पे फिर वो रहता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छा लगा। तो यहां आपको इतना समझ में अभी तक आ रहा होगा कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। अब वाई वॉज अल बिरूनी इंटरेस्टेड इन इंडिया। अब इंडिया का मैटर कहां से आता है, इसको समझ लो कि इंडिया में कहां से आया। तो जब ये गजनी में रह रहा था, गजनी में रहते रहते ही इसका इंटरेस्ट इंडिया की तरफ भी आ रहा था, क्योंकि ज्यादा दूरी है नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, और इसको मन था कि भाई इंडिया में आना है और इंडिया में आकर कुछ देखना है कि वहां की सोसाइटी एंड ऑल कैसी है। तो मैनी इंडियन बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोल शास्त्र, जो भी अपनी एस्ट्रोलॉजी होती है उसके ऊपर जो बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, मेडिसिन की बुक्स हैं, इसने अरेबिक में ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। ऐसा नहीं है इसको पता नहीं है इंडिया में क्या लिखा जा रहा है, इसको सब पता था और इसने उन बुक्स की ट्रांसलेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छे से इसने पढ़ा था। ठीक है, अरेबिक ट्रांसलेशंस तो ये पढ़ ही लिया करता था। देन उसके बाद होता क्या है, व्हेन पंजाब बिकेम पार्ट ऑफ द गजनविद एम्पायर। अभी एक गजनी में रहते हुए जब उसी के रूलर्स ने अटैक किया और पंजाब जब गजनविद एम्पायर का पार्ट बना, तो फिर उसके बाद इंडियंस का और अरब्स का जो कांटेक्ट है वो बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले तो कोई कनेक्शन नहीं था ना। तो जब पंजाब इनके एम्पायर में आगे जुड़ गया तो यहाँ के लोग और वहां के लोग आपस में कांटेक्ट करने लगे। तो अल बिरूनी इसी टाइम पे इंडिया में आता है और यहीं से एक फ्रेंडशिप क्रिएट होती है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है बिटवीन टू ग्रुप्स। एक तरफ इंडियंस और एक तरफ अल बिरूनी जैसे लोग हैं जो इंडिया में आना चाहते थे, और जब उनको मौका मिलता है तो वो इंडिया में आता भी। समझ आ रहा है भाई यहां तक? चलो अब आगे देखते हैं। सो अल बिरूनी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ नॉलेज। उसको इंडिया क्यों पसंद था? यहाँ की नॉलेज। भाई उसने पढ़ा है किताबों में कि इंडिया के पास कितना ज्ञान है, वो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड चीजें पढ़ के आ रहा है, और यहाँ का कॉन्टेक्ट अच्छा था। गजनविद एम्पायर के जो लोग थे वो इंडियंस के साथ घुल मिल रहे थे और फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी इंडियंस की और अरब्स की। तो अल बिरूनी को एक चांस मिल गया था कि अब वो इंडिया की तरफ आ सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो हाउ डिड ही स्टडी इंडिया? दिस इज द क्वेश्चन, कि अगर वो ट्रेवल करने आया तो उसको इंडिया कैसा लगा। इंडिया की स्टडी करने के लिए उसने कुछ तो किया होगा, उसको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, कैसे कैसे वो स्टडी करेगा। तो आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले अल बिरूनी स्पेंट मेनी ईयर्स विद ब्राह्मण प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स। तो अल बिरूनी काफी टाइम तक ब्राह्मणों के साथ बैठता था, संस्कृत सीखता था, उनकी किताबें, उनके ग्रंथ उनको पढ़ता था, उनका मीनिंग निकालता था, ताकि इसको पता चल सके कि एग्जैक्टली इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर है क्या। तो इसने ब्राह्मणों के साथ ठीक ठाक टाइम स्पेंड किया है, आप कह सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ही लर्न संस्कृत। तो ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो है संस्कृत इसने सीखी, और फिर इंडियन रिलीजन, फिलॉसफी और कल्चर को पढ़ना शुरू किया। इसने देखा कि भाई संस्कृत लैंग्वेज में ही ज्यादातर जो अपने स्क्रिप्चर्स हैं वो लिखे हुए हैं, तो क्यों ना संस्कृत को ही पहले सीख लो। तो इसने संस्कृत को बहुत अच्छे से सीखा। देन उसके बाद इसने जितने भी हमारी रिलीजियस बुक्स थी, टेक्स्ट हैं, और जो भी हमारी चीजें हैं, फिलॉसफी है, कल्चर है इंडिया का, ऑलमोस्ट सब कुछ संस्कृत में है। तो इसने उसकी मीनिंग भी समझ ली और उन टेक्स्ट को पढ़ लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर ही प्रोबेबली ट्रेवल टू पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब अगर कोई आपसे पूछे अल बिरूनी कहां कहां गया था, तो अल बिरूनी कहां कहां गया था? पंजाब और नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है, ऊपर ही ऊपर, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ इंडिया, बस यहीं तक वो गया था, ज्यादा इंडिया उसने नहीं देखा था कैसा है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अबाउट हिज ट्रेवल राइटिंग्स। तो अल बिरूनी जब ट्रेवल करता था, जब भी वो कहीं जाता था, तो उसकी एक आदत थी, वो कुछ ना कुछ लिखता था। अब एक तो अरेबिक लिटरेचर में होता क्या है, जब आप अरब साइड जाओगे तो वहां के लोग बहुत लिखते हैं। जब भी वो कहीं जाते हैं तो वो अपना लिखना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा है कि उनके लिए एक हिस्ट्री है, और हमारे लिए भी हिस्ट्री है, और उनका वहां पे एक हो सकता है ट्रेडिशन हो लिखने का, बहुत कॉमन है अरेबिक कल्चर में। तो ये भी लिखा करता था। अरेबिक ट्रेवलर्स रोट अबाउट मेनी डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो अरेबिक ट्रेवलर्स होते थे, ये जहां भी जाते थे ना, फिर वहां के देशों के बारे में लिखा करते थे। ये इनकी आदत है, लिखना इनकी फितरत है। अल बिरूनी ऑल्सो रोट अबाउट इंडिया। तो अल बिरूनी ने भी भाई बताया इंडिया कैसा है। जब वो इंडिया में आया, उसने देखा, उसने संस्कृत सीखी, ब्राह्मणों के साथ टाइम स्पेंड किया, पंडितों के साथ टाइम स्पेंड किया। देन उसके बाद उसने इंडिया के बारे में ठीक ठाक अपनी बुक में लिखा, किताब उल हिंद में। सो बिफोर 1500 वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया रीड हिज बुक, बट मेनी पीपल आउटसाइड इंडिया डिड। तो उसकी किताब इंडिया पे लिखी हुई थी, और इंडियंस ने ही बहुत कम पढ़ा था। इंडिया के बाहर जो लोग रहते थे, उन्होंने इनके ट्रेवल राइटिंग्स को पढ़ा, इनके ट्रेवल राइटिंग्स को पसंद किया गया। तो इंडिया से बाहर तो इनको बहुत देखा जाता था, और इनकी किताबें पढ़ी जाती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किताब उल हिंद है क्या, इस बुक के अंदर क्या लिखा गया था। किताब उल हिंद एक बहुत ही फेमस बुक है, और इसके राइटर अल बिरूनी है। जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, अल बिरूनी जब इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के अंदर रहकर इस किताब के बारे में बहुत कुछ लिखा। देन उसके बाद इट वॉज रिटन इन अरेबिक। तो किताब उल हिंद अरेबिक में लिखी गई थी, और भूलना मत, अल बिरूनी ने मोस्टली जो नॉलेज ली थी वो अरेबिक लैंग्वेज में ही ली थी, क्योंकि अरेबिक ट्रांसलेशंस को ही अल बिरूनी पढ़ा करते थे। तो ये आप इसका दूसरा फीचर लिख सकते हो। देन ये जो बुक है ना, ये बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर कोई भी इस बुक को खोलेगा तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस बुक को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से पढ़ा और समझा जा सकता था। देन उसके बाद इट इज अ लार्ज बुक विद 80 चैप्टर्स। अब ये जो बुक है ना, ये 80 चैप्टर्स में लिखी हुई है। इस बुक को चैप्टर वाइज अल बिरूनी ने लिखा था, ताकि समझने वाले को आसानी हो, समझने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। 80 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया था। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किताब उल हिंद बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन किन चीजों के ऊपर अल बिरूनी डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई, कौन कौन सी वो चीजें हैं। सो द बुक एक्सप्लेन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। हमारे यहाँ भारत का जीवन कैसा था, अल बिरूनी ने इसके बारे में बहुत कुछ अपनी बुक के अंदर लिखा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं इंडिया का रिलीजन कैसा है, सबसे पहले तो अल बिरूनी हमें बताता है कि यहाँ पे हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदू है, और यही रिलीजन यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग भी है, मोस्टली लोग यहीं से आते हैं। और इसके साथ साथ और भी रिलीजन्स जो उसने देखे वो अपनी बुक के अंदर उसने लिखा। देन इंडिया के अंदर जो फिलॉसफी चलती है, जो हमारे यहाँ पे ग्रंथ हैं, जो हमारे यहाँ पर वेद हैं, जो हमारे यहाँ पे पुराण हैं, जो वेदांत हैं, वो सारी फिलॉसफी इसने बहुत अच्छे से पढ़ी। और मैं आपको बता दूं संस्कृत लैंग्वेज इसने सीखी, और उसके बाद अपनी बुक में इसने इस चीज को मेंशन किया। देन इंडिया के अंदर कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, अल बिरूनी ने बहुत अच्छे से बताया। दिवाली है, होली है, ईद है,
हर चीज को कैसे लोग खुशी से सेलिब्रेट करते हैं वो इसमें बताया गया है। देन एस्ट्रोनॉमी, कि अपनी बुक के अंदर ये बताते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये हमें बताते हैं मैनर एंड कस्टम्स के बारे में, कि हमारे भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें किस तरीके के संस्कार हैं, ठीक है। और कैसे हमारे यहाँ पे भारत में सिखाया जाता है कि अपने से जो बड़ा है उसकी इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, है ना। तो हमारे यहाँ पे संस्कार, हमारा इंडियन ट्रेडिशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पूरी दुनिया में हमारी तारीफ होती है इस चीज को लेकर। तो इसने ये भी अपनी बुक में मेंशन करा। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सोशल लाइफ, इंडिया में जो लोग थे, यहाँ की जो सोसाइटी है, किस तरीके से कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्या काम करते हैं, क्षत्रिय क्या काम करते हैं ना। ब्राह्मण पूजा पाठ करना, क्षत्रियों को बताया गया था कि आपको वॉर्स में जाना है या आपको रूल करना है। ये सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से लिखी हैं। देन वेट्स एंड मेजर्स, इसने बताया इंडिया में जब चीजों का वेट होता है तो उसको कैसे तोला जाता है, कैसे उसको मापा जाता है, ये भी अपनी बुक के अंदर लिखा है। देन उसके बाद आइडल वर्शिप, आइकनोग्राफी, कि हमारे इंडिया में जो भगवान होते हैं उनकी मूर्तियां बनाकर उनको पूजा जाता है। और ये जो पूजा होती है गणेश जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, तो ये सारी बातें अल बिरूनी ने बहुत अच्छे से हमें बताया है अपने इस ट्रेवल ब्लॉग में। फिर उसके बाद इंडिया में जो लॉज हैं, मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र है, कैसे यहाँ बताया जाता है कि भाई मतलब अगर कुछ गलत काम करते हो तो उसकी ये सजा होगी, ये पनिशमेंट मिलेगी, तो वो लॉज के बारे में बताया है। और मेजरमेंट सिस्टम, जिसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है, कि हमारे यहाँ पे चीजों को कैसे नापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। सो ये सारे टॉपिक्स है, मैं आपको बता दूं टोटल 80 चैप्टर्स हैं किताब उल हिंद के, और इन 80 चैप्टर्स में बहुत अच्छे से इसने बताया है 11वीं सेंचुरी का इंडिया कैसा दिखता था। हाउ डिड अल बिरूनी राइट ईच चैप्टर। अब ये एक मन में सवाल आता है कि अल बिरूनी ने लिख तो दिया चलो चैप्टर, लेकिन ये जो इसने चैप्टर लिखा वो कैसे लिखा है, उसके लिखने का स्टाइल क्या है और किस तरीके से वो लिखता है। देखो, जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक पैटर्न है, मोस्टली आपको एक सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, और वो बहुत अच्छा पैटर्न है जो इजीली किसी को भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अल बिरूनी एक सवाल पूछते हैं, है ना, ही स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन, कि भाई ऐसे क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, मतलब डब्ल्यू फैमिली से क्वेश्चन वो सबसे पहले लिखता है। देन उसके बाद वो उसके आंसर को एक्सप्लेन कर रहा है यूजिंग संस्कृत टेक्स्ट एंड ट्रेडिशंस। तो जो भी इसने संस्कृत में चीजें पढ़ी हैं, जो इसके पास सोर्सेस हैं, उनका यूज करते हुए ये अपना आंसर लिखता है। अब जब आंसर लिख देगा फिर उसके बाद वो कंपेयर कर रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप समझना। सभी चैप्टर्स में कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। फिर ये इसको कंपेयर कर रहा है बाकी के कल्चर्स के साथ में, कि अगर इंडिया में ऐसे होता है तो बाकी जगह पे कैसा होता है। तो ये एक पैटर्न है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन, देन उसका आंसर, देन उसका कंपैरिजन विद अदर ट्रेडिशंस और अदर कंट्रीज। ओके, तो यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, व्हाट डू हिंदूज बिलीव। मान लो इसने देखा हिंदू ऐसे ऐसे ये सब काम कर रहे हैं, तो उसने फिर एक्सप्लेन करा बेस्ड ऑन संस्कृत बुक्स। ठीक है, जो भी हिंदुओं के बिलीव हैं वो इसने संस्कृत बुक्स को पढ़ते हुए उसका आंसर लिखा। देन इसने कंपेयर करा कि जो बाकी की सोसाइटीज हैं उनके बिलीव्स क्या है, बाकी के लोग किस चीज में विश्वास करते हैं। अगर हिंदू शिवजी में मानते हैं तो बाकी के लोग किस में मानते हैं, ये इसने कंपैरिजन करा है। तो ये इसका पैटर्न है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Why was his writing style special? देखो ये बहुत स्पेशल स्टाइल में ये लिखता है। एक तो ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि एक एक चीज, एक एक वर्ड अपनी जगह पे है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सिंपल है, सिस्टमेटिक है, और हर चैप्टर का एक सेम फॉर्मेट है, सेम पैटर्न है, जिससे समझने वाले को बहुत इजी हो जाता है। एंड स्कॉलर्स का मानना है कि भाई ये सारा स्टाइल जो है ना, ये कहाँ से आया है, उसके पास मैथमेटिक्स की नॉलेज है, उसको पता है किस तरीके से कैसे रखूंगा तो समझने वाले को भी इजी रहेगा, है ना। तो ईच चैप्टर सेम पैटर्न, सबसे पहले इंट्रोडक्शन विद अ क्वेश्चन, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना, इंडियन सोर्सेज का यूज करते हुए एक्सप्लेन करना है। ओके, अपनी एक्सप्लेनेशन वो नहीं देता था। देन उसके बाद कंपेयर करना अदर कल्चर्स के साथ में, देन कंक्लूजन लिखना। तो आप कह सकते हो कि भाई एक मैथमेटिक्स की उसके पास नॉलेज थी, तो नॉलेज की वजह से ही उसने इतना बहुत अच्छे से इस चीज को लिखा था। ठीक है,
एंड हु वाज द बुक रिटन फॉर? अब ये जो बुक लिख रहा है किताबुल हिंद, इंडिया के लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे उस टाइम पे थे नहीं, तो ये किसके लिए लिख रहा है? ये इंडिया के बाहर रहने वाले लोगों के लिए लिखता था, खासकर जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, अफगानिस्तान साइड हो गए, ठीक है, उस साइड वाले लोगों के लिए लिखता था। वो चाहता था कि मैं अगर इंडिया में आया हूं, जो लोग इंडिया में नहीं आए हैं उनको इंडिया के बारे में मैं बता सकूं थ्रू माई बुक किताब उल हिंद। तो उसका एम था ये जो गैप है ना इंडिया और बाहर की दुनिया के बीच का, एक ब्रिज बनाना है इसको, कि ये बुक को जो पढ़ेगा तो वो सीधा इंडिया से कनेक्ट कर पाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अल बिरूनीज व्यू ऑन अर्लियर ट्रांसलेशंस, तो उसने बहुत सी बुक्स पढ़ी थी, ऐसा नहीं अल बिरूनी ने कुछ पढ़ा नहीं था। अल बिरूनी ने पहले भी बुक्स पढ़ी थी, संस्कृत में भी पढ़ी है, पाली में, प्राकृत में, ठीक है, ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, जो ट्रांसलेटेड बुक्स थी अल बिरूनी ने वो पढ़ी थी, ठीक है, ये पढ़ के आया था। अब इसने क्या क्या पढ़ा था, किस किस बारे में पढ़ा था? इसने स्टोरीज पढ़ी थी, जो भी बहुत फेमस बुक्स हैं, स्टोरीज हैं, जातक टेल्स हैं, है ना, पंचतंत्र टेल्स हैं, वो इसने पढ़ी थी। देन एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ठीक ठाक बुक्स पढ़ के आया था बंदा, नॉलेज लेकर आया था भाई पूरी। देन उसके बाद ये लिखता है मेडिसिन के ऊपर चरक संहिता या आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं ये बहुत अच्छे से उसको पढ़ के आया था। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो उसको ये लगा बहुत सी ट्रांसलेशंस जो है ना वो एक्यूरेट या क्लियर नहीं है, जो ट्रांसलेशंस की गई हैं अरेबिक में वो मीनिंग गलत है, वो गलत तरीके से उसको बताया जा रहा है, वो एक्यूरेट नहीं है, ये इसको फील हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से बताओ क्या आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ, मजा आ रहा है? मुझे चाहिए भाई कमेंट बॉक्स भरा हुआ, आप बताओ कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है और फीडबैक दो। इब्न बतूता रिहला। अब हम अपने दूसरे ट्रैवलर की तरफ चलते हैं, दूसरा ट्रैवलर है इब्न बतूता। तो चलिए भाई देखते हैं कि इब्न बतूता कौन है, इसने क्या किया था, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा जिद्दी ट्रैवलर है, ये थोड़ा सा हटीला है, सबसे अलग है। सो इब्न बतूता वाज अ फेमस मोरक्कन ट्रैवलर। तो ये अफ्रीका के जो नॉर्थ का एरिया है मोरक्को, वहां से ये आता है, ठीक है, ये देखो ये अफ्रीका के नॉर्थ एरिया मोरक्को से आता है। अब ये बहुत पढ़ा लिखा था भाई, नॉलेज की कोई कमी नहीं थी इसके पास, ठीक ठाक पढ़ा लिखा था ये। एंड ही वाज बोर्न इन तेंजियर मोरक्को, इसके एरिया का नाम था तेंजियर, जिस सिटी में ये रहता था उस सिटी का नाम था तेंजियर। और वो एक बहुत वेल एजुकेटेड रिस्पेक्टेड फैमिली से आता था। मैं आपको बता दूं जिस फैमिली से आता था ना उस फैमिली को इस्लामिक लॉज की बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। तो भाई इसको भी इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से पता था, बहुत डीप नॉलेज थी इसको, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और बहुत कम एज में, आप मान के चलो वो बहुत यंग था, उसको इस्लाम की ठीक ठाक नॉलेज मिल गई थी। तो आप कह सकते हो भाई ही वाज अ स्कॉलर। व्हाई वाज इब्न बतूता फेमस? अब भाई फेमस है तभी तो एनसीईआरटी ने आपको पढ़ने के लिए दिया है, फेमस ना होता तो यार कौन इतना खाली बैठा है जो किसी ने क्या लिखा है, तो भाई कुछ तो किया होगा। देखो उनका मानना है कि किताबों से पढ़कर नॉलेज नहीं आती। आप किताबों में पढ़ रहे हो ना, वो कहता है किताबों से पढ़कर नॉलेज नहीं आती, नॉलेज आती है जब आप जाते हो उस जगह पर, घूम कर आते हो, विजिट करते हो, देखते हो कि ये चीज कैसे हुई थी, तब असली नॉलेज मिलती है। तो ही बिलीव ट्रैवलिंग गिव्स यू मोर नॉलेज देन रीडिंग। ओके, ही लव्ड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड मीटिंग न्यू पीपल। बहुत पसंद था, बंदा सोशल था, मतलब चलते फिरते दोस्त बनाना, यारी दोस्ती कर लेना, नए नए कल्चर्स को देखना, वो कैसे लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग जगहों पर जाना। सो वो बहुत कंट्रीज में जा चुका था, ऐसा नहीं है वो पहली बार इंडिया में ही आया था, अपने घर से निकला था बाहर। भाई वो इंडिया के अलावा बहुत से कंट्रीज में होकर आ चुका था, उसको पता था ट्रैवलिंग कैसे होती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इंडिया आने से पहले वो कहाँ कहाँ गया था। देखो एक तो ये मक्का गया था, मक्का में क्यों जाते हैं भाई? हज यात्रा करने के लिए मुस्लिम्स जाते हैं। सीरिया में गया था, इराक में भी गया था, तो ये दो तीन कंट्रीज जो आजू बाजू की हैं वो होकर आया था। देन उसके बाद पर्शिया ईरान में गया था, येमेन में गया था, ओमान गया था, ईस्ट अफ्रीका गया था। तो आप कह सकते हो मोरक्को का रहने वाला बंदा इधर से उधर हर जगह घूम चुका था। मैंने कहा ना बहुत तगड़ा ट्रैवलर था, जिद्दी ट्रैवलर था, मोस्टली जगहें इसने घूम रखी थी, देख रखी थी। देन उसके बाद अब ये इंडिया कैसे आया? तो ये इंडिया आया सेंट्रल एशिया से होता हुआ। सबसे पहले 1333 में ये सिंध पहुंचा। अब आज की डेट में सिंध कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। जब ये सिंध पहुंचा तो सिंध से फिर ये मुल्तान होते हुए, ऊच होते हुए फिर लास्ट में दिल्ली पहुंचा। तो दिल्ली ये इस तरीके से आया, सिंध, उसके बाद मुल्तान, फिर ऊच, फिर वहां से दिल्ली।
तो ये इसका पूरा ट्रेवल रहा है। आया कहां से था? सेंट्रल एशिया से आया था। Why did he come to Delhi? अब दिल्ली में क्यों गया? तो जो अच्छा खासा बंदा घूमने फिरने वाला, दिल्ली में क्या था भाई ऐसा? दिल्ली में क्या सोच कर आया था? तो भाई उसने सुना था दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है, क्योंकि ये आया था 14th सेंचुरी में, और जब ये आया था तो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का रूल था, ठीक है, और सुल्तान हुआ करते थे। सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने बहुत सुना था सुल्तान बहुत काइंड है, सुल्तान बहुत अच्छा है, तो चलो भाई सुल्तान से मिल लिया जाए, इसलिए ये आया था। अब ये जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके बारे में एक बात बहुत ज्यादा फेमस थी कि ये सपोर्ट करता है आर्टिस्ट को, स्कॉलर्स को, है ना, राइटर्स को सपोर्ट करता है। तो इब्न बतूता को भी यही लग रहा था कि भाई सुल्तान उसको हेल्प करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको जो भी आगे काम करना है उसमें उसकी मदद करेगा, है ना, उसको यही लग रहा था। सो उसके बाद क्या हुआ, 1342 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चाइना भेज दिया। बोला कि भाई तू एक काम कर, मेरे जो भी ऑर्डर होंगे ना वो तू लेकर अब चाइना जाइए, मुझे तेरे पे बहुत भरोसा है, तू बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, ये एक एम्बेसडर बन के गया था। एम्बेसडर कौन होता है? जो किसी दूसरे एरिया का मैसेज किसी दूसरे को देने जाता है, एनवॉय बेसिकली। तो अब ये कहां जाता है? चाइना में, और चाइना में उस टाइम पे मंगोल रूल था जब ये जाता है, तो ये वहां पे एक मैसेज लेके जाता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ये मैसेज भेजा है आपके लिए। तो ये इब्न बतूता देखने घूमने फिरने आया था और रॉयल ऑर्डर्स लेके इधर उधर जाने लग रहा है। अब जो इनकी बुक है रिहला, उसके बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि भाई डिस्कशन बहुत जरूरी है, बुक्स के बारे में ही है बेसिकली आपकी जो पूरे चैप्टर है। तो रिहला नाम से इन्होंने बुक लिखी थी। अब ये जो रिहला बुक है ये बहुत फेमस है, ये एक ट्रेवलॉग है। ये जब यहाँ पर इंडिया में आए, इन्होंने जो भी चीजें देखी वो अपनी बुक रिहला के अंदर मेंशन कर दी। अब क्या है इसमें, आइए देखते हैं। तो रिहला अरेबिक में लिखी गई बुक थी, तो ये कहाँ के थे? मोरक्को के। तो इन्होंने जो उसमें लैंग्वेज यूज करी है दैट इज अरेबिक। और ये बुक जो है ये हमें इंडिया की सोसाइटी, वहां की सोशल लाइफ कैसी होती थी, वहां की मार्केट्स, वहां का कल्चर और वहां की डेली लाइफ, ये दो तीन चीजें हैं 14th सेंचुरी ऑफ इंडिया, यानी कि 14वीं शताब्दी में इंडिया में क्या क्या हो रहा था, ये अल बिरूनी के बाद में जो अगला ट्रेवलर आता है इब्न बतूता अपनी बुक में रिहला में मेंशन करता है। सो 14th सेंचुरी की ही इसमें बातें हैं, याद रखना, आगे या पीछे की नहीं। जर्नी टू चाइना, अब मैंने आपको बताया कि ये जो 1342 में इब्न बतूता को जब कहा गया कि अब आपको चाइना जाना है एनवॉय बनकर, तो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है। सेंट्रल इंडिया से होता हुआ वो मालाबार कोस्ट की तरफ गया, सेंट्रल इंडिया से चलना स्टार्ट करता है एंड मालाबार कोस्ट की तरफ, साउथ की तरफ वो आगे बढ़ने लगता है। अब जब वो चाइना जा रहा था, ड्यूरिंग द विजिट टू चाइना, वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां जहां पर अल बिरूनी गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी, ये इब्न बतूता गया था। तो एक तो मालाबार कोस्ट है, ठीक है, बिल्कुल बीच वाला एरिया है, किनारे का एरिया है, ठीक है, एकदम किनारे का एरिया है, सेंट्रल से चलना इसने स्टार्ट किया था, तो मालाबार कोस्ट। उसके बाद मालदीव, बिल्कुल आप नीचे की तरफ आ जाओगे यहां से चलते हुए, ये आपका मालदीव है। लोग घूमने फिरने आज जाते हैं भाई, ये इब्न बतूता इतने साल पहले घूम फिर रहा था वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीलंका है, और थोड़ा सा अगर आप इस साइड आ जाओगे तो यहाँ पे फिर वो श्रीलंका जाता है, देन उसके बाद बंगाल जाता है, फिर वापस ऊपर, फिर उसके बाद असम। तो ये पूरा देख रहे हो ट्रेवल कर रहा है, जाना चाइना है इसको, फिर असम से होते हुए फिर सुमात्रा, मतलब फिर ये थोड़ा सा वहां चला गया है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहा है। तो अलग अलग जगहों को, अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर करता हुआ बंदा पूरा मजे में जा रहा है। फिर उसके बाद चाइना एट द एंड। अब मैं अगर आपको आगे बताऊं, इब्न बतूता मालदीव्स टू चाइना, हुआ क्या कि भाई ये 18 मंथ्स तक तो इसने मौज काटी। कहां पे? मालदीव्स में। भाई कोई भी जाएगा मजा तो आएगा ना, बीच, खाना पीना, लेटो आराम से मजे करो, तो भाई इसको भी मौज लग गई। और इसने एज काजी भी काम किया है, मैं आपको बता दूं, एज जज, जैसे मैंने आपको बताया था इसको इस्लाम की नॉलेज है, तो इसने एज काजी भी काम किया हुआ था। देन उसके बाद ये जब चाइना जाता है, सुमात्रा से होते हुए बाय शिप ये ओंजो पहुंचता है, प्रोविंस है जो ओंजो चाइना का, वहां पहुंचता है और चाइना के अलग अलग जगहों पर जाता है, बीजिंग इंक्लूडिंग बीजिंग, बीजिंग भी ये जा चुका था भाई उस टाइम पे। देन उसके बाद वापस घर आ जाता है
1347 में मोरक्को वापस घर चला जाता है, फिर इंडिया भी नहीं जाता, सीधा अपने घर वापस मोरक्को, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि अपनी बुक, अब देखो जो इसकी बुक है रियला, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अपनी बुक में ये क्या लिख रहा है। अपनी बुक के अंदर ये देख रहा है इंडिया में कैसे अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स हैं, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, सिख भी हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म, एंड यहाँ के लोगों की जो डेली लाइफ है, लोग क्या करते हैं, ये सारी बातें अपनी बुक में लिख रहा है अरेबिक में। ओके, यहाँ का जो कस्टम है, रीति रिवाज है, जो यहाँ के वैल्यूज और सोसाइटी की बातें हैं, भाईचारा, यहाँ पर लोग किस तरीके से संस्कारी हैं, वो सब की सब बातें अपनी बुक रिहला में ये जो है इब्न बतूता मेंशन करता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स गाइस एंड भर दो कमेंट बॉक्स। डिफिकल्टीज ऑफ ट्रेवलिंग। अब भाई पहले के समय में क्या होता था, 14th सेंचुरी में खासकर ट्रेवलिंग इतनी इजी नहीं होती थी, बहुत मुश्किल होती थी भाई, ट्रेवल करना बहुत टफ था, बहुत स्लो। एक तो कोई एयरप्लेन वगैरह उस टाइम पे थे नहीं, तो ट्रेवल करने में ऑब्वियस सी बात है बहुत लंबा टाइम लग जाया करता था और बहुत डिफिकल्टीज आती थी, है ना। आज तो इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं ट्रेवलिंग में, वो पहले के समय में नहीं थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी। डेंजर्स, कभी जानवरों का खतरा, कभी भाई लुटेरों का खतरा, बीच रास्ते में कोई मिल गया, लूटपाट कर ली, हाथापाई हो गई, तो ये भी प्रॉब्लम रहती थी। एंड देयर वर नो ट्रेन, बसेस और एयरप्लेन्स। ना तो कोई ट्रेन थी जिस टाइम पे ये था, ना कोई बस और ना कोई एयरप्लेन। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो टाइम कितना लगता था, कोई आइडिया है कितने समय में हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले मुल्तान से दिल्ली अगर जाना है तो आपको 40 दिन लगते थे। सोचो 40 दिन, 40 डेज भाई, मतलब मुल्तान से दिल्ली इट विल बी टेकिंग 40 डेज। देन उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, सिंध से दिल्ली 50 डेज, कितना टाइम लग रहा है यार। देन उसके बाद दौलताबाद महाराष्ट्र से दिल्ली 40 दिन। आज की डेट में 5 से 6 घंटे से दूरी से, मतलब 5 से 6 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, अगर आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना। और ग्वालियर से दिल्ली 10 दिन, ओ भाई साहब, मतलब 10 दिन में बंदा कहां से कहां पहुंच जाए यार, मतलब इनका टाइम ऐसा है, बहुत लंबा लंबा टाइम लगता था। तो इसीलिए अब यहाँ पे बहुत सारे खतरे भी हैं, डेंजर्स हैं। 14th सेंचुरी में ट्रेवल करना इसीलिए कहा जाता है सेफ नहीं था। 14th सेंचुरी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी भाई, ट्रेवलर्स जब भी निकलते थे। सबसे पहले कोई प्रॉपर रोड या सिक्योरिटी नहीं थी, ऐसे ही कच्चे कच्चे रास्ते होते थे बने हुए, सिक्योरिटी का भी ऐसा ही कोई अरेंजमेंट तो होता नहीं था। कभी भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता था। देन बहुत सारे एरियाज में क्या होता था, हाईवे रॉबर्स होते थे जिनको बैंडिट कहा जाता है। बैंडिट कौन होता है? जो हाईवे, चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी सड़कों पर चोरी चकारी करने के लिए खड़े होते हैं, रात में छुप छुप के आएंगे, आपके ऊपर अचानक हमला कर देंगे और आपको लूट लेंगे। और ट्रेवलर्स को अटैक किया जाता था और उनको लूटा जाता था। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रेवलिंग के टाइम इब्न बतूता ने खुद भी फेस करी थी, दैट्स वाई वो ये सब रिहला के अंदर लिखते हैं। ओके, तो इब्न बतूता का जो एक्सपीरियंस रहा, इसको बहुत बारी अटैक किया भाई, मतलब अपने जर्नी में इसने बहुत बारी झेली हैं ये चीजें कि इसके ऊपर अटैक हो जाता था, कोई ना कोई आके अटैक कर ही देता था इसके ऊपर, ठीक है। सो रॉबर्स, खासकर चोरी चकारी करने वाले डकैत बहुत अटैक करते थे। तो वो यूजुअली कारवां में चलता था, जब बहुत भीड़ जाती थी तो भीड़ के साथ जाता था, अकेले ट्रेवल करना ये अवॉइड करता था। इसको पता है अकेले ट्रेवल करूंगा फिर पकड़ के कोई लूट लेगा, फिर कोई पिटाई कर देगा, तो ये सही नहीं है। कारवा का मतलब क्या होता है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स। कारवा में चलना कहते हैं ना, कारवा यानी कि बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, बैलगाड़ियां बेसिकली, और लाइन से जा रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये उसी में जाना प्रेफर करता था। इसको सही लगता था भाई उसी तरीके से जाऊंगा तो बेटर रहेगा। ट्रेवल विद कारवा, ठीक है, ये आप फोटो देख लो, आपको यहां से समझ आ जाएगा कि इस तरीके से ये जब ऊंट चलते हैं या बैलगाड़ियां चलती हैं तो कारवा में ये जाया करता था। और अब जब आप कारवा में जाते हो तो ये बहुत सेफ होता है, बट कंप्लीटली सेफ नहीं होता। हो सकता है कारवा पे भी अटैक हो सकता है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कारवा लूटा नहीं जा सकता। पर एक तो बात माननी पड़ेगी यार, कारवा में जाओगे तो थोड़ा तो सेफ रहोगे, एटलीस्ट ये तो होगा कि कोई एकदम से आके आपको मौका मिलेगा भागने का। अकेले होगे तो भाई पिटोगे। अटैक ऑन दी मुल्तान दिल्ली रूट। अब मुल्तान से दिल्ली आने वाला जो रास्ता है वहां पर एक अटैक हुआ। किस पर अटैक हुआ, कैसे अटैक हुआ, ये मैं आपको बता दूं।
देखो मुल्तान से दिल्ली का जो रूट है, अब जब ये जा रहा था तो कारवां पे अटैक होता था, मतलब बहुत बारी रॉबर्स आ जाते थे और लोगों पे अटैक कर दिया करते थे, ये बहुत कॉमन था। सो हुआ क्या, बहुत सारे ट्रेवलर्स तो मारे भी जाते थे इस अटैक में। अब मान लो कोई रेजिस्ट करेगा तो भाई सामने वाले पे अगर कोई वेपन है तो वो आपको मार भी सकता है, ठीक है। सो इब्न बतूता तो बहुत बारी इंजर्ड होता था लेकिन बच जाता था, सरवाइव कर जाता था, ये मरते मरते बचा है बहुत बार इसके साथ ही, और ये बहुत बारी बैडली इंजर्ड हुआ है लेकिन उसके बाद भी बच गया, सरवाइव कर गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड टॉपिक है फ्रैंकोइस बर्नियर, देखते हैं भाई बर्नियर ने इंडिया में क्या करा और बर्नियर कहां से आया। तो बर्नियर से पहले मैं आपको कुछ ट्रेवलर्स के बारे में बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, अब ये कौन है, ये भी फ्रांस से ही आया हुआ एक ट्रेवलर है और ये एक ज्वेलर था और साथ साथ ट्रेवलर भी था, और इंडिया में लगभग 6 टाइम्स तो ये आया था, और इंडिया में आके इसने ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में देखा और उसको समझा और उसको लिखा, ठीक है। देन उसके बाद निकोलो मेनुकी, ये भी यूरोप से आए थे और इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ये एक इटालियन डॉक्टर थे, इंडिया में आए और वापस कभी यूरोप नहीं गए, इंडिया में ही रह गए और अपनी जितनी भी लाइफ थी वो इंडिया में ही इन्होंने स्पेंड करी। तो एक तो टेवर्नियर और एक मेनुकी, देन उसके बाद बर्नियर का नाम आता है। तो पहले के जो दो नाम है आप उनको भी जरूर याद रखना, थोड़ा क्विकली मैंने आपको समझा दिया है कि वो क्यों आए थे। देखो अब ये जो बर्नियर है ये कौन है, ये एक फ्रेंच डॉक्टर है, आए थे काम की तलाश में, फ्रांस से आए थे, डॉक्टर था और साथ साथ पॉलिटिकल फिलोसफर, अपने आइडियाज अपनी बातें रखता रहता था, है ना, हिस्टोरियन भी था, हिस्ट्री भी लिखता था, याद रखना। और ये अपॉर्चुनिटीज के लिए इंडिया में आया, कहता भाई चलो मुगल टाइम पीरियड चल रहा है तो एक बार ही देख के आते हैं क्या सिस्टम है वहां का, मुगल्स कैसे रह रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। सो ये आता है 12 साल इंडिया में रहने, 1656 से लेकर 1668 तक, 17th सेंचुरी चल रही थी और ये इंडिया में आता है और इंडिया में 12 साल तक रहता है, एज डॉक्टर आया था। और अब मैं आपको बताऊं मुगल कनेक्शन क्या है इसका, ये पर्सनल डॉक्टर था दारा शिकोह का, जो कि शाहजहां का ही एक बेटा था, उसका ये पर्सनल डॉक्टर था मान के चलो। और बाद में इसने दानिशमंद खान के साथ भी काम किया था, जो कि एक अर्मेनियन नोबल था और एक स्कॉलर भी था और एक साइंटिस्ट भी था। सो दानिशमंद खान के साथ भी काम किया है, एज पर्सनल डॉक्टर भी काम किया है, रहा है दारा शिकोह के साथ। तो फ्रांस से आने वाला ये जो एक ट्रेवलर बर्नियर है इसने बहुत से काम किए हैं। अब जब ये इंडिया में आता है तो इंडिया में ये क्या देखता है, इंडिया इसको कैसा लगता है, ये अपनी बुक के अंदर लिखता है, ठीक है। सो अब ये जब इंडिया में आया तो भाई इसने इंडिया की बहुत सी जगहें देखी, ही ट्रेवल्ड मेनी पार्ट्स एंड ही ट्रेवल्ड टू मेनी पार्ट्स इन इंडिया, एक जगह नहीं बहुत जगह घूमा और पूरा घूम घूम कर इसने केयरफुली बहुत ध्यान देकर इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की सोसाइटी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसी, यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ पे कैसे पूरा सिस्टम है, ठीक है। यहाँ के लोग, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग इसने नोटिस करा और जो भी ये ट्रेवल करता था, जो भी देखता था, अपनी बुक में एज इट इज उसको जाकर लिख देता था। अब एक इसकी सबसे खास बात समझ लो, या इसकी बुरी आदत या गंदी आदत समझ लो, ये इंडिया में जो भी देखता था उसको सीधा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कंपेयर कर देता था। तो जो भी इसने इंडिया में देखा, ईस्टर्न जो भी मतलब कंट्रीज हैं, इंडिया उसी में ही आता है ग्लोब के अकॉर्डिंग, और वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे यूरोप की कंट्रीज हैं, ये कंपैरिजन करता था। फिर कहता था अरे यूरोप वाले तो ज्यादा आगे हैं, इंडिया तो बहुत पीछे है, यूरोप में तो इतना सब कुछ है, इंडिया में तो नहीं है। तो बर्नियर इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज के साथ आए दिन कंपेयर करता था और अपनी बुक्स के अंदर लिखा करता था। जो भी ट्रैवलॉग वो यहाँ पे आके लिखता था वो इंडिया के अगेंस्ट ही लिखता था और वो ये मानता था कि यूरोप बहुत आगे है भाई, इंडिया तो हमारा कुछ है ही नहीं, इंडिया बहुत पीछे है और यूरोप हमसे बहुत आगे है, ऐसा वो लिखता है अपनी बुक में। और ज्यादातर जो उसकी राइटिंग्स है ना, उसमें यही लिखा है कि इंडिया गरीबों का देश है, भिखारियों का देश, लिटरली ही यूज द टर्म बेगर कंट्री। कहता है भाई यहाँ पे सिर्फ भिखारी रहते हैं, जो यहाँ के रूलर्स हैं वो मौज में है, बाकी जो जितनी भी दुनिया है भाई यहाँ की बिल्कुल गरीब है, जितने भी लोग हैं इंडिया के वो गरीब है। सो whom did he write for? अब ये किसके लिए लिख रहा था, ये बर्नियर क्यों लिख रहा है अपनी किताबें? भाई बर्नियर जो भी अपनी बुक में लिख रहा है
वो किंग लुई 14 के लिए लिख रहा है, जो फ्रांस का रूलर था, और उसने बहुत से लेटर्स भी लिखे थे फ्रांस के मिनिस्टर्स को और ऑफिशियल्स को कि मैं इंडिया में हूं और इंडिया में ऐसा ऐसा हो रहा है। वो अपने किंग के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए अपना सारा कुछ लिख रहा था। अब क्या बर्नियर ने जो भी बताया वो सही है? इंडिया के और यूरोप के कंपैरिजंस जो ये कर रहे हैं, क्या इसकी एक एक बात सच है? इसकी हर एक बात सच नहीं है। नो, मैनी हिस्टोरियंस, बहुत से लोग यही मानते हैं हिस्टोरियंस की जो बर्नियर के ओपिनियंस है वो एक्यूरेट नहीं है। कभी कभी उसने इंडिया की सोसाइटी को सही से समझा ही नहीं है, उसने उसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत दी है, उसने उसका कंपैरिजन ही गलत जगह से किया है। सो अब जो भी ये लिखता था, एक चीज तो है, वो पॉपुलर बहुत ज्यादा हो जाती थी, लोग पसंद करते थे, ठीक है, खासकर यूरोप के स्कॉलर्स तो बहुत इन्फ्लुएंस थे जो भी ये लिखा करता था उससे। अब हम यहाँ पे फोर्थ जो हमारा टॉपिक है, जो कि है मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। तो अल बिरूनी ने इंडिया के बारे में क्या लिखा है, अब मैं आपको वो डिटेल से बताने वाला हूं। अभी तक मैंने आपको इंट्रो दिए थे सभी के, और अब शुरू होता है हमारा टॉपिक, जो कि डिटेल में हमें समझाएगा कि है क्या। देखो, अल बिरूनी ने इंडिया की सोसाइटी को कैसे समझा था, मैंने आपको बता दिया कि भाई हर किसी, जो भी ट्रेवलर है वो किसी भी जगह पे जाता है तो वहां की एरिया को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए उसका तरीका अलग हो सकता है, हर किसी का अलग होता है कि वहां का कल्चर समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जब अल बिरूनी इंडिया में आता है तो इसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मैं आपको बताता हूं। अल बिरूनी कहता है कि तीन सबसे बड़े बैरियर्स, कह सकते हो तीन प्रॉब्लम्स जो मेरे को फेस करनी पड़ी। एक तो लैंग्वेज, मेरे को संस्कृत आती नहीं थी, यहाँ पे आकर संस्कृत मुझे सीखनी पड़ी, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। दूसरा रिलीजियस बैरियर्स, दूसरे रिलीजन के लोग कभी मुझसे बात भी नहीं करते हैं, कभी कभी खुद को बहुत ऊपर मानते हैं, मुझे कुछ समझते ही नहीं है। और सोशल बैरियर्स, बहुत से लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं तो बाहर से आया हूं, तो मेरी तरफ वो देखते तक भी नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अल बिरूनी ने फेस करी थी ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर क्या था, इसको समझ लेते हैं। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो अरेबिक और पर्शियन से बहुत अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे, तो बहुत डिफिकल्ट है कि भाई ट्रांसलेशन करना संस्कृत को अरेबिक, अरेबिक को संस्कृत, बहुत टफ है। तो लैंग्वेज बैरियर पहली प्रॉब्लम है जो इसने फेस करी थी। देन उसके बाद रिलीजियस बैरियर। अब रिलीजियस बैरियर्स क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना भाई। ये क्या है, जो इंडियन लोगों के जितने भी रीति रिवाज है वो बहुत अलग हैं। वो ये कह रहा है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये लोग करते क्या है। मतलब भाई जाहिर सी बात है, हर एरिया का अपना अलग रीति रिवाज है, हम जोत बत्ती पूजा पाठ सब करते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा भाई हम करते क्या है, तो वो कह रहा है मेरे लिए एक बैरियर है, समझने में दिक्कत है। देन सोशल बैरियर, वो कहता है कि बहुत से इंडियन ऐसे हैं जो फॉरेनर्स के साथ बात करके राजी नहीं है, वो कहते हैं कि आप बाहर से आए हो, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, और आउटसाइडर्स को हम कुछ नहीं बताना चाहते। तो ये भी एक बैरियर है ना भाई, उसको रुकावट आ रही है समझने में। हाउ डिड अल बिरूनी स्टडी इंडिया। अब अल बिरूनी ने इंडिया को फिर कैसे समझा, जब इतने बैरियर्स हैं आप कह रहे हो, तो भाई समझेंगे कैसे भाई इंडिया को, कैसे पता चलेगा इंडिया कैसा है। सो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अल बिरूनी ने हिंदुओं की बहुत किताबें पढ़ी, हमारे ग्रंथों को उसने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। देन उसके बाद क्या होता है कि भाई वो वेदों को पढ़ता है, पुराण को पढ़ता है, पतंजलि, आयुर्वेद सब कुछ पढ़ता है, मनुस्मृति पढ़ता है जिसमें लीगल बातें लिखी हैं, भगवत गीता पढ़ता है जिसमें फिलोसफिकल बातें हैं। सोचो, एक बाहर से आने वाला बंदा जिसको सिर्फ अरेबिक वगैरह ही आती हो, वो संस्कृत सीख कर ये सारी चीजें पढ़ रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसने कितनी रिसर्च करी होगी इंडिया के ऊपर। बहुत अच्छे से भाई उसने पढ़ा और समझा, और उसके बाद ये सब उसने इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से ली, वेद पुराण भगवत गीता मनुस्मृति जैसा मैंने आपको बताया, वहां से नॉलेज लेकर आया। और इसको वेदों से पता चला कि भाई हिंदुओं के बिलीफ्स क्या हैं, एक्चुअल में हमारे डेटीज कौन है, देवी देवता कौन है। पुराण पढ़े इसने, आपको पता चलेगा क्या सोसाइटी कैसी थी, है ना, पुराणों में बहुत सी स्टोरीज दी गई हैं, तो इसने बहुत कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा, देन सोसाइटी के बारे में ये समझ पाया। अब कास्ट सिस्टम इसने कैसा देखा इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में आता है। अल बिरूनी का जो डिस्क्रिप्शन है कास्ट सिस्टम का, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो इसमें इसने क्या बताया है, ध्यान से सुन लो। कास्ट सिस्टम में अल बिरूनी ये कहता है कि इंडिया का कास्ट सिस्टम जो है वो पर्शिया में जो कास्ट सिस्टम होता था उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो चलो देखते हैं कंपैरिजन कैसा है, इंडिया में इसको क्या दिखा और पर्शिया में इसको क्या दिखा। तो वो कहता है कि सोशल डिविजन्स जो है ना, कि ये जो हमारा समाज बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता। वो कहता है कि ये जो डिविजन्स हैं ये आउटसाइड द इंडिया भी एग्जिस्ट करते हैं, और
सोशल ग्रुप्स मैं आपको बताता हूं पर्शिया में, ये कहता है सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सोशल ग्रुपिंग जो है ना पर्शिया में भी हो रखी थी। कैसे? देखो, सबसे पहले तो नाइट्स और प्रिंस जो लोग लड़ते थे और जो लोग किंग होते थे, सबसे नंबर 1 पर वो आते थे। कहां की बात हो रही है? पर्शिया की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं सिर्फ इंडिया में नहीं होता था ऐसा जाति पाति का सिस्टम। दूसरे नंबर पर आते थे मॉन्क, जो भाई पुजारी हैं, पादरी हैं, ठीक है, प्रीस्ट हैं, लॉयर्स हैं, जो थोड़ा बहुत रिलीजियस लॉज की नॉलेज रखते हैं। सेकंड नंबर पे वो आते हैं। थर्ड पे फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट, डॉक्टर हो गए, वैद हो गए, है ना, साइंटिस्ट हो गए, एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, तो ये सारे खगोल शास्त्री वगैरह थर्ड नंबर पर आते हैं। एंड फोर्थ पर आते हैं हमारे कारीगर लोग और किसान, पीजेंट्स। तो ये सोशल ग्रुपिंग कहाँ की है? पर्शिया की। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है? ये कह रहा है इंडिया में भी ऐसे ही 4 ग्रुप्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इंडिया में भी ये कंपेयर कर रहा है। तो अब इसने एक चीज देखी कि हिंदुइज्म और इस्लाम में कुछ डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को ये बताता है कि इस्लाम में सबको बराबर समझा गया है। जो इस्लाम है वहां सब इक्वल है, ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला कास्ट सिस्टम वहां पर नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदुइज्म क्या कहता है कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये हमारा हिंदुइज्म कहता है। और इस्लाम कहता है कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग बराबर हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये आप डिफरेंस समझो जो ये समझाना चाह रहा है हमें। तो इस्लाम का मानना है कि अगर आप अच्छा काम करते हो, आप धर्म का काम करते हो, दीन का काम करते हो, तो ही आप ऊपर माने जाओगे, अदरवाइज इक्वल, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसने देखा। तो ये इंडियन कास्ट सिस्टम से बहुत अलग है। अब एक टॉपिक आता है पॉल्यूशन कि कहते हैं ना भाई ये तो अछूत है, इसको हाथ लगा दिया, ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये नहीं करना था, ये तो यार, अरे ये तो निचली कास्ट का है, ये गलत है यार। मतलब इसने देखा, अलबिरूनी ने खुद लाइव देखा, ये कहता है कि अनटचेबिलिटी या सोशल पॉल्यूशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये बहुत गलत चीज है। वो मानता है अगर कोई भी बंदा इम्प्योर भी है तो वो नेचर जो है ना वो उसको ठीक कर देगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। द सन प्योरिफाइज द एयर, एयर भी खराब हो जाए ना तो धूप उसको सही कर देती है। सॉल्ट कीप सी वाटर क्लीन, समुद्र भी गंदा हो जाए तो सॉल्ट है ना उसके लिए, नेचर ने दिया है, समुद्र का पानी अपने आप क्लीन हो जाएगा। तो जब नेचर आपको ठीक कर सकता है तो आप कौन होते हो भाई? समाज के ठेकेदार बनते हो कि ये लोग अछूत हैं, ये लोगों को टच मत करो, इन लोगों को देखो भी मत। तो ये चीजें गलत हैं। तो वो एग्जाम्पल देता है कि भाई द आइडिया ऑफ परमानेंट सोशल पॉल्यूशन वाज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, कि परमानेंट तो भाई कोई भी नीचे नहीं रह सकता। हु वर अंतयज, ठीक है, हु वाज अंतयज। अंतयज कौन होता है भाई? अंतयज ये आपको हर कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं बहुत डिटेल में लेकर चल रहा हूं आपको, एनसीईआरटी का कोई कोना मिस नहीं कर रहा, सब कुछ कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे। और तभी तो कहता हूं ना भाई, एक बार फीडबैक लिख दो कि क्या अब आपको मजा आ रहा है क्लास में, हिस्ट्री की क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही ना। देखो, अंत्यज का मतलब होता है कि जो चारों वर्णों के बाहर के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को छोड़कर जो इसके आगे के लोग होते हैं वो अंत्यज कहलाते हैं। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो 4 वर्ण होते हैं, हमने फर्स्ट बुक में भी पढ़ा था इसके बारे में, कुछ नया नहीं है। लेकिन अंत्यज वो लोग होते हैं जो इन चारों वर्णों में ही नहीं आते, जो इनसे अलग थलग हैं, इन चारों वर्णों से अलग हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। अब जो चारों वर्णों में नहीं आते ना, उनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में उनको बहुत ऐसा समझा जाता है कि यार ये तो वर्ण में है ही नहीं, ये बाहर का ही कोई है, तो भेदभाव होता है बहुत ज्यादा। और ये ज्यादातर अंत्यज वो लोग होते हैं जो लेबरर्स हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, किसी के घर कोई नौकर वगैरह है, स्लेव की तरह भी इनको रखा जाता था, तो ये अंत्यज की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, लेबरर्स, वर्कर्स, ये सब इसमें आते हैं। अब हम चलते हैं अपने 5th टॉपिक की तरफ, इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। तो देखो भाई, इब्न बतूता को इंडिया कैसा लगा, उसने अपनी बुक रियला के अंदर अपने को बताया है। अब रियला बुक क्या कहती है मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो इब्न बतूता एक बात कहता है कि जो हमारा इंडिया है ना वो दुनिया से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया दुनिया से कनेक्टेड नहीं था और हम बिल्कुल सबसे अलग रहते थे। हमारा इंडिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही दुनिया से कनेक्टेड रहा है। तो इब्न बतूता जब इंडिया में आया 14th सेंचुरी में, तो इंडिया में ऑलरेडी ट्रेड होता था, ओशियन से ट्रेड, सी ट्रेड या ओवरसीज ट्रेड होता था। हमारे यहाँ का ट्रेवल का नेटवर्क बहुत अच्छा था, सड़कें, रोड, है ना, सब बहुत परफेक्ट थे, यहाँ से होता था ट्रेवल। और अगर मैं आपको बताऊं
इंडिया दुनिया से कनेक्टेड था भाई। अगर हम ट्रेवल की ही बात करें तो चाइना से हो, सेंट्रल एशिया से हो, मेसोपोटामिया से हो, हर जगह से अपने जो लोग थे वो ट्रेवल करके और ट्रेड वगैरह करते थे। तो ट्रेवलिंग वाज नॉट न्यू फॉर इंडिया। तो हम चाइना से ईस्ट साइड में कनेक्टेड हैं। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो चाइना से अपन इंडिया वाले कनेक्टेड हैं। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, अगर आप इस साइड चले जाओ तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से भी हम कनेक्टेड हैं। और अगर मैं आपको आगे बताऊं, यूरोप, यूरोप तक भी हमारे ट्रेडर्स, हमारे ट्रेवलर्स जाया करते थे। तो इंडिया वॉज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। अब इब्न बतूता ने किस बारे में लिखा है ये आपको इंट्रो में तो बता ही दिया था। डेली लाइफ, यहाँ की सिटीज, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर। सो बेसिकली यहाँ के जो, मैं आपको बताता हूँ, जो संत हैं, जो यहाँ के लोगों के रिलीजियस लोग हैं, जो थोड़े धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में इसने लिखा है, उनके बारे में इसने बताया। जो यहाँ के किंग एंड रूलर्स हैं उसके बारे में भी बताया है। जो आम लोग हैं यहाँ के ऑर्डिनरी, वो कैसे रहते हैं उनके बारे में भी इब्न बतूता ने अपने को बताया है। और जो यहाँ के अलग अलग कस्टम्स हैं, हमारे यहाँ के अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, वो भी इब्न बतूता ने बताने की कोशिश की है। तो व्हाई डिड ही डिस्क्राइब अनयूजुअल थिंग्स? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसने पहले कभी देखी नहीं थी, जो इसको बहुत अनयूजुअल कह सकते हो, कुछ नया सा लग रहा था। अब वो क्या है जो इसको नया सा लग रहा था, मैं आपको बताता हूँ। ये कहता है कि भाई कुछ चीजें मेरे को बहुत न्यू और अनयूजुअल लगी, और वो चाहता है कि भाई आप भी इसको पढ़ो, सरप्राइज हो जाओ। देखो मैं उसके बारे में बताता हूँ, जो मैंने देखा है ये एक्सप्लेन करता है उस चीज को। तो जो भी अपने ट्रेवल अकाउंट में लिखता था, यानी कि जो उसका वो ट्रेवलॉग होता था ना, उससे लोगों को नॉलेज मिलती थी कि दूर दूर की कंट्रीज में कैसे कल्चर है। अगर जानना है तो इब्न बतूता की किताब पढ़ लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो कोकोनट और पान के बारे में बताता है। दो ऐसी चीजें जो इसने आज तक कभी नहीं देखी थी, कोकोनट और पान। तो ये कहता है कि भाई कोकोनट और पान दो ऐसी चीजें हैं जो दोनों प्लांट के प्रोड्यूस हैं, और आज तक इसने नहीं देखे थे अपने वहां पे। तो भाई सिंपल सी बात है, इसने लिख दिया अपनी रियला बुक में कि ये कुछ ऐसी चीजें जो अनयूजुअल थी मेरे लिए। अब उसके बाद इब्न बतूता हमारे यहाँ की सिटीज के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो शहर हैं वो कैसे शहर हैं। तो एक तो भाई इब्न बतूता कहता है कि जो इंडिया की सिटीज है ना, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। लोगों के पास अगर स्किल्स हो, टैलेंट हो, तो लोग अच्छा खासा पैसा कमाकर यहाँ सेटल हो सकते हैं। और हार्ड वर्क अगर करोगे तो सिटीज में आपको ठीक ठाक पैसा मिलेगा, आप रह सकते हो। देन उसके बाद इब्न बतूता कहता है कि इंडिया की सिटीज बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और आज भी आपको पता है भाई इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है पॉपुलेशन के मामले में। तो इब्न बतूता ने बहुत पहले ही बता दिया था। देन इब्न बतूता कहता है इंडिया की जो सिटीज है बहुत पैसे वाली हैं। जो यहाँ के टाउन्स हैं, टाउन्स में अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है, ट्रेड होता है, टैक्स मिलता है, तो ठीक ठाक पैसा बनता है। ट्रेड एंड बिजनेस, इंडिया के सिटीज में ट्रेड सेंटर्स हैं, यहाँ की जो मार्केट्स हैं, बाजार एकदम बिजी रहती हैं। यहाँ पर बहुत लोग बिजनेसमैन हैं, सेठ हैं, तो वो इंडिया में देख रहा है भाई ये सब चीजें हो रही हैं, तभी तो वो कह रहे हैं। देन उसके बाद वो कहता है कभी कभी इंडिया में जब वॉर्स हो जाती हैं तो ये सिटीज की लाइफ पूरी की पूरी खराब हो जाती है। मान लो किसी ने इन्वेड कर दिया, किसी ने हम पे अटैक कर दिया, तो सिटीज की लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, वो चीजें खराब हो जाती हैं जो अच्छी चल रही होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद अब वो बताता है कि कौन कौन सी हमारे यहाँ पे मार्केट्स हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे क्राउडेड गलियां रहती हैं, यहाँ पे हमेशा ही बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब भरी भरी सी मार्केट है बहुत ज्यादा। और मार्केट्स बहुत चमक धमक वाली हैं, बहुत बिजी मार्केट्स हैं, लोगों की चहल पहल खत्म ही नहीं होती, इतनी मार्केट यहाँ पे है। और बहुत अलग अलग वैरायटी का सामान आपको इंडिया की मार्केट्स में मिलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे यहाँ पर ना मिलती हो। और दिल्ली की मार्केट और दिल्ली शहर को इब्न बतूता बहुत बड़ा शहर बताता है। कहता है भाई दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, और दिल्ली के अंदर एक तो पॉपुलेशन बहुत है, और इसके अलावा दिल्ली अपने आप में बहुत बड़ी सिटी है, इंडिया की लार्जेस्ट सिटी है, ऐसा इब्न बतूता का मानना है। जब वो आया उसने देखा तो वो दिल्ली की तारीफ करता है। देन वो दौलताबाद देखता है, दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र का एक शहर था। कहता है कि दिल्ली जितना ही बड़ा शहर एक और है जिसको दौलताबाद कहा गया है, ये आज के महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये बहुत बड़ा है दिल्ली जितना ही, और इजीली आप कह सकते हो कि दिल्ली को कंपटीशन देता है। अब उसके बाद इब्न बतूता हमें बाजारों के बारे में बताते हैं कि जो मार्केट्स है इंडिया की वो एग्जैक्टली है कैसी।
तो अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, बाजार में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग का काम नहीं होता, बाजार एक ऐसा वाइब्रेंट प्लेस होता है जहां आपको एट द सेम टाइम बहुत कुछ मिलेगा। बाजार एक सेंटर है नॉट ओनली फॉर बाइंग एंड सेलिंग बट ऑल्सो फॉर सोशल एक्टिविटीज। बाजार में लोग मिलते हैं, आपस में डिस्कशंस करते हैं, बातें होती हैं, तो सोशल एक्टिविटीज होती हैं और कल्चरल एक्टिविटीज। बाजार में जागरण, कीर्तन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती रहती हैं। और ज्यादातर बाजार में क्या था, इसने देखा कि मस्जिद बनी हुई है मुगल टाइम पीरियड में। और अगर आप देखोगे कि भाई जिस टाइम पे ये आता है, जो आपका दिल्ली सल्तनत का टाइम है, तो उस टाइम पे भी मस्जिद बहुत बन गई थी। बाजारों में मंदिर है, मस्जिद भी है, दोनों साथ में है। और बाजारों में ही ओपन स्पेस भी है बहुत जगह, जहां पर डांसर, म्यूजिशियंस और सिंगर परफॉर्म करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। तो ये कह रहा है बाजार बहुत मस्त है कुल मिला के जो इंडिया के हैं। वाई वर इंडियन टाउन्स रिच? अब ये कह रहा है कि भाई क्यों ऐसा था कि इंडिया के लोगों के पास बहुत पैसा था जो टाउन्स में रहते थे। क्योंकि देखो भाई, होता क्या है, विलेजर्स प्रोड्यूस एक्स्ट्रा क्रॉप्स। जो गांव वाले एक्स्ट्रा उगाते थे, जिसको सरप्लस कहा जाता है, वो सरप्लस टाउन में आता है और यहाँ बेचा जाता है। और ये जो ट्रेड होता है, इससे क्या होता है, पैसा बनता है ठीक ठाक। ठीक है, तो टाउन्स के अंदर ट्रेड होता था, इसी वजह से वो पैसा बनता है। तो भाई पैसे बनने से ही तो प्रोस्परस होते हैं। अब इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, अगर मैं आपको बताऊं, वो बहुत अच्छा था। इब्न बतूता खुद इस चीज को प्रेज करता है कि हमारे यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है और फार्मर्स साल में एक टाइम पर 2 क्रॉप साथ में उगाते थे। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग चलती थी, तो फूड प्रोडक्शन ज्यादा था। जितना ज्यादा सरप्लस आता था उतना ज्यादा फिर ट्रेड होता था। तो इंडियन टाउन्स बहुत रिच थे, दैट्स वाई। और इंडिया बहुत से एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टेड था जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड। इंडिया बहुत अलग अलग जगहों तक ट्रेड करता था, हमारे मर्चेंट्स बहुत दूर दूर तक जाते थे, ये आप समझ लो, इसने बताया है। और हमारा जो इंडिया का सामान है वो कहां कहां जाता था, वो कहता है वेस्ट एशिया में भी जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में भी जाता है। तो आप खुद सोचो कि इंडियन गुड्स जो हैं वो कहां कहां तक पहुंच रहे हैं, ट्रेड कितना ज्यादा है। और इंडियन मर्चेंट्स और जो आर्टिसंस हैं, जो कारीगर हैं, वो ठीक ठाक पैसा इससे कमा लेते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत फेमस हैं इंडिया के, जब ट्रेड होता था, मैं आपको बताता हूं उनके नाम। सबसे पहले तो ये जो भी इंडिया में बनता था उसकी डिमांड बहुत होती थी, चाहे यूरोप की बात हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो। एक तो इंडिया का कॉटन का कपड़ा बहुत ट्रेंडिंग में था और बहुत लोग दूर दूर से इसको मंगवाते थे। फाइन म्यूसलिन, म्यूसलिन का कपड़ा, ये भी बहुत ट्रेंड में रहता था, ट्रेड होता था इसका। सिल्क की साड़ियां वगैरह और सिल्क के लग्जरी आइटम्स बनते थे। ब्रोकेड का कपड़ा, सैटिन का कपड़ा, ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहता था। आप मान के चलो कि दूर दूर से इसको मंगवाया जाता था। अब जो हमारे यहाँ का म्यूसलिन है वो बहुत महंगा है, बहुत फाइन है। ओनली नोबल्स, जो बड़े बड़े लोग हैं, राजा महाराजा, बड़े बड़े अधिकारी, वही म्यूसलिन का कपड़ा यूज करते थे। ये बहुत महंगा था उस टाइम पे। ठीक है, और इसने बताया यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तकड़ा है। इब्न बतूता ने देखा कि दिल्ली में क्या होता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और जो ट्रेडर और मर्चेंट्स हैं वो आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ते में इन बने हुए हैं जहां पे वो लोग स्टे कर सकते हैं। खाना पीना सोना सब, नहाना धोना वहां पे मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, अगर कोई बाहर से आता है तो भाई वो आके उसमें स्टे कर सकता है। जो ट्रेड रूट्स हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, वो कहता है बहुत सेफ थे, कि आने जाने वाले रास्तों पे ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, बहुत सेफ रूट्स हुआ करते थे। तो जब इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी तो भाई ट्रैवलिंग और ट्रेड दोनों ही बहुत इजी हो जाएगा ना, दोनों काम बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ का पोस्टल सिस्टम बहुत अच्छा है, वो कहता है। वो बहुत इंप्रेस हुआ कि यहाँ मैसेज पहुंचाना कितना फास्ट और कितना इजी है, कि आप पैसे पहुंचाने हो, ठीक है, या दूर दूर तक आपको पैसा पहुंचाना हो, ये आप बहुत आसानी से पहुंचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कम्युनिकेशन सिस्टम तो बहुत फास्ट है, आप सोच भी नहीं सकते, नॉर्मल टाइम से बहुत ज्यादा। अब आप अपने लेटर्स को भी बहुत तेजी से पहुंचा सकते हो, हाथ से कोई चिट्ठी लिखी है, ठीक है, फटाफट पहुंच जाएगी। और आपको सामान पहुंचाना है, बहुत कम समय है तो वो भी पहुंच जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि सिंध जो पाकिस्तान में है और दिल्ली तक आने में टोटल 50 दिन का टाइम लगता था। इट टेक 50 डेज अबाउट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, यहीं अगर कोई न्यूज भेजनी हो तो सिर्फ 5 दिन लगते थे। अब आप सोचोगे कैसे? देखो 50 दिन उसके लिए लग रहे हैं जो अकेला बंदा चल के जा रहा है।
लेकिन 5 दिन में क्या हो रहा है, ये यहाँ का पोस्टल सिस्टम है, यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम है, बहुत ही एफिशिएंट है। अब पोस्टल सिस्टम में होता क्या था, जो मर्चेंट्स हैं एक तो वो अपना सामान बहुत तेजी से फटाफट बेच सकते हैं, दूर दूर तक ले जाएंगे अपना सामान। सुल्तान को भी भाई सारी इंफॉर्मेशन फटाफट 4 से 5 दिन में मिल जाया करती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी, और गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रख सकती थी अपने पूरे एम्पायर के ऊपर। तो पोस्टल सिस्टम यानी मैसेजिंग, अपना सामान भेजना, ये बहुत क्विक था, बहुत फास्ट हो जाता था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, बर्नियर एंड दी डीजेनरेट ईस्ट। तो अब मैं आपको बताऊंगा बर्नियर ने क्या देखा और बर्नियर ने किस बारे में लिखा, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बर्नियर है वो इब्न बतूता से बहुत अलग है, इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। इब्न बतूता जहां मेनली सिटीज की बात कर रहा है, कल्चर की बात कर रहा है, बर्नियर लगा पड़ा है इंडिया को नीचा दिखाने में। बर्नियर लगा पड़ा है कैसे भी करके इंडिया को यूरोप से बेकार बताना है, ये इसका मेन पर्पस था लिखने का। तो इब्न बतूता लिखता है नई नई चीजें, जो इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ बढ़िया चीजें इसने देखी इंडिया के अंदर, है ना, ये उसके बारे में ज्यादा फोकस्ड है लिखने में। वहीं जो बर्नियर है वो अपना फोकस बनाए हुए है यूरोप को ऊंचा दिखाना है, यूरोप को अच्छा दिखाना है, इंडिया को नीचा दिखाना है, इसके ऊपर इनका फोकस ज्यादा है। तो बर्नियर का मेन पर्पस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो बर्नियर चाहता था कि जो यूरोप और इंडिया है उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उन डिफरेंसेस को दिखाना, इंडिया में क्या चीजें बेकार हैं, जो यूरोप में चीजें अच्छी हैं, वो लोगों को दिखाना, ये इसका मेन पर्पस है। वो मानता था यूरोप बहुत आगे है ना, यूरोप बहुत एडवांस्ड है, और उसको ये लगता था कि जो यूरोपियन रूलर्स है ना एंड एजुकेटेड पीपल वुड लर्न फ्रॉम हिज राइटिंग्स एंड मेक व्हाट ही थ्रू थॉट वर द राइट डिसीजंस। यानी कि ये कहता था कि वहां के बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग इसको पढ़ें और उसके बाद ये भी फेमस हो जाएगा, इसका भी नाम बनेगा कि भाई इसको तो इतनी नॉलेज है, ये क्या क्या लिख के आ रहा है। तो बर्नियर का यही मानना था इंडिया बहुत बेकार है, पीछे है, और इसका यूरोप ही यूरोप आगे है। तो बर्नियर ने एक बहुत फेमस बुक लिखी जिसको ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस बुक है। और इसकी बुक में इसने बहुत अच्छे से बताया है, डिटेल में ऑब्जर्व करके जो जो चीजें इसने इंडिया में देखी हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल ओपिनियंस, कुछ जगहों पर इसने बहुत क्रिटिसिज्म किया है, कुछ कमियां कुछ बुराइयां इसने बताई हैं, पर्सनल रिफ्लेक्शंस, खुद की पर्सनल बातें भी इसने लिखी हैं। अब देखो इंडिया और यूरोप को बर्नियर कैसे कंपेयर करता है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो वो लगातार मुगल इंडिया को यूरोप के साथ कंपेयर करता है अपनी राइटिंग्स में, और मोस्ट केसेस में वो यही कहता है कि यूरोप ही सबसे ऊपर है, यूरोप ही सबसे बेस्ट है। और वो कहता है कि इंडिया तो डेवलप भी नहीं है, यूरोप के सामने तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इंडिया तो बहुत पीछे है, ऐसा ये लिखता है। अब बाइनरी अपोजिशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है जो इसने अपनी बुक में लिखा है। तो मैं आपको बहुत इजी वे में समझा दूंगा कि बाइनरी अपोजिशन आखिर है क्या। देखो बर्नियर ये कहता है कि इंडिया और यूरोप क्या है, दोनों बहुत अलग हैं, ये एक कंपैरिजन दे रहा है, बाइनरी अपोजिशन। इसमें ये क्या कह रहा है कंपेयर करके कि यूरोप तो बहुत एडवांस्ड है, इंडिया तो बहुत पीछे है। ठीक है जी, ऐसा एक ये अपना ओपिनियन दे रहा है कि इंडिया बहुत पीछे है, बैकवर्ड है, यूरोप बहुत आगे है। और बर्नियर कहता है इंडिया बिल्कुल अपोजिट है यूरोप के, अगर यूरोप सुपीरियर है तो इंडिया इंफीरियर है, इंडिया बहुत बेकार है, ऐसा ये बताता है। तो आप इससे समझ लो कि यूरोप का पलड़ा भारी दिखाता है, इंडिया को नीचे दिखा रहा है, यूरोप को ऊपर दिखा रहा है। तो ये इसका बाइनरी अपोजिशन है कि ये बिल्कुल अपोजिट है इंडिया यूरोप के। अब बाइनरी अपोजिशन क्या होता है, कंपैरिजन का मेथड है जहां पे आप सीधा एक को दूसरे के अपोजिट बताते हो कि एक चीज दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। अगर कोई एडवांस्ड है तो उसका बाइनरी अपोजिशन होगा कि वो बिल्कुल ही उसके उलट है, वो बैकवर्ड है। ठीक है, और अगर कोई चीज डेवलप्ड है तो उसका उल्टा क्या होगा कि वो दूसरे वाला अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, एक अगर पीछे है तो दूसरा बहुत आगे है, एक सिविलाइज्ड है तो दूसरा बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड है। तो ऐसा ये दिखाना चाहता है। अब बर्नियर ने लैंड ओनरशिप के ऊपर कि इंडिया के अंदर किसके पास कितनी जमीन है, इसके ऊपर भी बहुत से अपने व्यूज लिखे हैं। तो बर्नियर का ये मानना था सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना मुगल इंडिया और यूरोप में, वो है लैंड ओनरशिप, कि यूरोप में लोगों के पास अपनी खुद की जमीनें हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ के मुगल रूलर्स खुद सारी जमीन हड़प के बैठे हैं, ऐसा ये कहता है। वो कहता है कि देखो भाई जमीनें प्राइवेट होनी चाहिए, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए,
एक प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी रहना चाहिए। ऐसा ना हो सारी की सारी जमीनें बस मुगलों ने हड़प ली और अपने लिए कुछ है ही नहीं। अब बर्नियर मुगल इंडिया के बारे में क्या कहता है? सारी तो बुराइयां ही कर रहा है, इतना ज्यादा ध्यान देना मत इस पे। ये कह रहा है कि जो मुगल एम्परर होता है उसी के पास सारी जमीनें, दूसरे किसी के पास है ही नहीं। वो अपनी जमीनें नोबल्स को दे देता है, बड़े बड़े अधिकारियों को। नोबल्स जो हैं वो भी परमानेंटली ओनर नहीं है, ओनर वही है, एम्परर ही है। तो बर्नियर कहता है ये सिस्टम बहुत खराब है। कह रहा है कि आप अगर परमानेंटली नहीं दोगे तो होगा क्या कि वो अपनी जमीनें अपने बच्चों को आगे कोई दे नहीं पाएगा। दे नहीं पाएगा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा उस जमीन में, ना वहां पर उसको कोई इंप्रूव करने में कोई अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, है ना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा फार्मिंग में। वो जमीन ही उनकी नहीं होगी तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? सो ये क्या होगा इससे? बर्नियर का मानना है इससे एग्रीकल्चर खराब होगा। अगर किसी को मोटिवेशन नहीं होगा, उसको पता है वो जमीन उसकी है ही नहीं, तो वो क्यों अच्छे से खेती करेगा भाई? एग्रीकल्चर तो खराब हो जाएगा। और किसान जो है बेचारे गरीब, उनको बहुत ऑपरेस किया जाता है कि उनके पास अपनी जमीन नहीं है, किराया लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। लोगों का जो जीने का तरीका, जो स्टैंडर्ड है वो इंडिया का बहुत खराब है। इसने बोला यहाँ के लोग भिखारियों से कम नहीं है। और जो रूलिंग क्लास है, जो ऊपर के लोग हैं ना, वो पैसे वाले हैं, बाकी सारे लोग ऐसे ही हैं। तो क्या सभी इसको सही मानते हैं? नहीं। देखो ज्यादातर जो यूरोपियन ट्रेवलर्स आते हैं वो यही बात कहते हैं, लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो ये कह रहे हैं कि जो भी बर्नियर कह रहा है वो पूरी तरीके से तो सही नहीं है। अब देखो बर्नियर ने हमारी सोसाइटी को भी देखा और सोसाइटी के बारे में भी इसने लिखा। कहता है कि इंडियन सोसाइटी में दो तरीके के ग्रुप्स हैं जो इसने नोटिस करा। एक वो है जो बहुत पैसे वाले हैं और ये बहुत छोटा ग्रुप है, और एक वो ग्रुप है जो बहुत बड़ा ग्रुप है और जो गरीब लोग हैं। वो कहता है कि मिडिल क्लास तो इंडिया में है ही नहीं, यहाँ तो बहुत गरीब या बिल्कुल रोड पे है। तो मिडिल क्लास तो है ही नहीं, वो सीधा लिखता है। और मुगल एम्पायर के बारे में वो बहुत नेगेटिव लिखता है, बहुत नेगेटिव लिखता है। कहता है कि गरीबों का राजा है, यहाँ के शहर पूरे लुटे हुए हैं, कंडीशन बिल्कुल खराब है, एग्रीकल्चर बिल्कुल बेकार है, लोग गरीबी में जी रहे हैं, खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। और ये सब का मेन रीजन है जो यहाँ का मुगलों का जो राजा है वो सब कुछ अपने नाम पर करके बैठा है, लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। क्या बर्नियर के व्यूज करेक्ट हैं? मैंने आपको बताया नहीं। बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि अब जो अबुल फजल है ये मुगल हिस्टोरियन है सॉरी, ये अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन है। ये कहता है कि भाई ऐसा तो नहीं होता था कि एम्परर के पास सारी जमीन रहती हो। तो ये कहता है ऐसा नहीं था कि एम्परर के पास सारी जमीन थी। वो कहता है लैंड रेवेन्यू वाज द रूलर्स पेमेंट फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। जो रेवेन्यू लिया जा रहा है वो उस जमीन पे जो आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है वो उसका रेवेन्यू है। वो ऐसा नहीं है कि जमीन ही मुगलों की थी सारी। तो लैंड रेवेन्यू कोई रेंट नहीं था। वो जो आप वहां पे रह रहे हो, जो काम कर रहे हो, उस प्रोड्यूस का कुछ टैक्स आपको भरना पड़ेगा। ये मेनली एक टैक्स है जो आप क्रॉप्स उगा रहे हो वहां पे। अब देखो जो यूरोप के थिंकर्स होते थे वो भी बर्नियर को पढ़ा करते थे, तो वो क्या सोचते थे बर्नियर के बारे में? जैसे मोंटेस्क्यू है, तो ये एक फ्रेंच फिलोसफर है, इन्होंने भी देखा भाई बर्नियर ने क्या क्या लिखा, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की। ये इन्होंने कैसे बनाई? ये इनको पढ़ना था एशिया के बारे में, तो इन्होंने सीधा बर्नियर की किताबें उठाई, तो इनको आइडिया मिल गया क्या है कि ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का मतलब होता है जो एशियन रूलर्स हैं वो पूरे पावरफुल हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वहां पे सारी शक्ति भाई जो है इन रूलर्स के पास है, सारी जमीन जो है किंग की है, जो आम लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई राइट्स नहीं है। तो ये जो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की थ्योरी है मोंटेस्क्यू की, ये इन्होंने कब डेवलप करी? जब इन्होंने बर्नियर का वो डिस्क्रिप्शन पढ़ा इंडिया का। कार्ल मार्क्स ने भी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर लिखा, और उसके अंदर वो बताते हैं कि एशिया के अंदर क्या होता है कि जो स्टेट है, जो रूलर्स हैं, वो सारा एग्रीकल्चरल सरप्लस रख लेते हैं, गांव जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, और हमारी जो सोसाइटी है ना वो बदल नहीं रही है, वो वहीं की वहीं है, जो रूलर्स हैं उन्हीं का फायदा हो रहा है। अब मॉडर्न हिस्टोरियंस यही कह रहे हैं कि भाई देखो, मॉडर्न हिस्टोरियंस बर्नियर और कार्ल मार्क्स की बात नहीं मानते। उनका मानना है कि देखो इंडिया में सिर्फ रूलर और गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास भी था। हमारे यहाँ बड़े बड़े जमींदार भी थे, हमारे यहाँ अमीर किसान भी थे, छोटे किसान भी थे, लैंडलेस लेबरर्स भी थे। तो इंडियन सोसाइटी डाइवर्स है, सिर्फ रिच और पुअर दो कैटेगरी में नहीं बटी हुई है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग थे और रियलिटी अलग है। क्या रियलिटी से ये चीजें मिलती है जो बर्नियर ने लिखा है? नॉट कंप्लीटली, पूरी तरीके से नहीं मिलती। बर्नियर ने क्रिटिसाइज किया है
लेकिन भाई इंडिया में इसने कुछ कुछ चीजें अच्छी भी बताई हैं, सारी चीजें खराब नहीं बताई हैं। अब ये क्या कहता है कि भाई इंडिया बहुत बड़े मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडिया का कपड़ा, यहाँ के मसाले और बहुत से प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर जाते हैं, और गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम मेनी कंट्रीज फ्लोड इनटू इंडिया इन एक्सचेंज फॉर दीज गुड्स, और इसके बदले इंडिया को गोल्ड और सिल्वर मिलता है, दूर दूर से आता है। तो इंडिया का प्रोडक्ट बाहर की मार्केट जैसे वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, दूर दूर तक हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, पैसा हमारे पास आता है। और जो यहाँ के मर्चेंट हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, इंडिया में बहुत अमीर लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड कर करके इन्होंने खूब पैसा छापा है। सो इंडिया भाई वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यूरोप, हर जगह तक ट्रेड करता था, और इस ट्रेड से ही तो वेल्थ आती है। ये वेल्थ ही तो वो पैसा है जो इंडिया में आता है, और इस वजह से ये अमीर है। तो ये दिखाता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, कंप्लीटली तो इंडिया इकोनॉमिकली वीक नहीं था, कुछ लोग जरूर पुअर और वीक थे। ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। सो ओवरऑल जो पिक्चर है इंडिया की, इसने नेगेटिव दिखाई है। बर्नियर दिखाता है कि इंडिया तो गरीबों का देश है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, इंडिया में ठीक ठाक लोग पैसे वाले भी थे। अब आर्टिसंस के बारे में बर्नियर क्या कहता है, जो कारीगर है ना, वो ज्यादा मोटिवेट नहीं रहते थे, वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे। वो कहता है गवर्नमेंट सारा प्रॉफिट ले लेती थी उनका, तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज है इंडिया की, जहां कारीगर काम करते थे, वो इंडस्ट्रीज ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। और मुगल टाउन्स के बारे में ये क्या कहता है कि मुगल इंडिया में 15% ही इंडिया के लोग ऐसे थे जो टाउन्स में रहते थे, बाकी सारे गांव के थे, और अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम थी, ठीक है। और ये दिखाता है कि मुगल इंडिया में इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज भी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव गांव थे, टाउन और सिटीज भी थी। और यहां पर मुगल सिटीज के लिए ये एक वर्ड यूज करता है, कैंप टाउन्स। कैंप टाउन्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, इसको आप ध्यान से समझना। ये एक ऐसा टाउन है जब एम्परर कहीं पे रह रहा है, अगर मान लो आगरा में कोई मुगल एम्परर रहने आया, तो उसके आसपास पूरे टेंट लग जाएंगे, तो वो कैंप टाउन्स वो कहलाएगा। सो ये एम्परर अगर वहां रहेगा तब तक ही वो कैंप टाउन वहां पर रहेगा, अदरवाइज वो वहां नहीं रहेगा। अब क्या ये बर्नियर जो बता रहा है ये सही है? भाई देखो, मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, ये पिक्चर पूरी तरीके से सही नहीं है। मुगल इंडिया में अलग अलग तरीके के टाउन्स हुआ करते थे। एक तो मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स जो रियलिटी है, जहां पर कपड़े, मेटल, पोट्री, बहुत सारा अलग अलग सामान बनाया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ कैंप टाउन हुआ करते थे। ट्रेडिंग टाउन्स भी थे जो बहुत बिजी टाउन्स थे, भाई लोग आते थे यहाँ पे और ठीक ठाक यहाँ पे ट्रेड होता था। देन पोर्ट टाउन्स हैं जो बिल्कुल सी के पोर्ट के आसपास का जो एरिया होता है वहां पर डेवलप हो रहे थे। रिलीजियस सेंटर्स भी थे जहां पर मंदिर, मस्जिद, दरगाह, इंडिया में सब कुछ था भाई। पिलग्रिमेज टाउन्स भी थे, वाराणसी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, ठीक है। तो ऐसा है, बर्नियर जो कह रहा है सिर्फ वो सच नहीं है। तो भाई यहाँ पे ट्रेड भी हो रहा है, इंडस्ट्रीज भी हैं, स्किल्ड लोग भी हैं, तो ओवरऑल बर्नियर जो बता रहा है वो पूरी तरीके से सच नहीं है। मर्चेंट्स के बारे में बर्नियर ये बताता है कि जो मर्चेंट्स हैं उनको महाजन कहा जाता था, जो इंडिया के वेस्टर्न एरियाज में थे वो महाजन कहलाते थे, और जिन मर्चेंट्स का जो लीडर था उसको सेठ कहा जाता था। कहते हैं ना भाई ओ सेठ जी, तो अहमदाबाद में जो चीफ मर्चेंट है उसको नगर सेठ कहा जाता था, कि बड़े शहर का कोई सेठ है तो वो नगर सेठ कहलाता था। अब जो बाकी के लोग रहते थे टाउन्स के अंदर, बहुत सारे लोग थे भाई जो टाउन्स में थे और बहुत स्किल्ड थे। तो ऐसे में एक तो हकीम और वैद जो डॉक्टर थे उस टाइम पे, आप समझ लो, टीचर्स, पंडित और मुल्ला या मौलाना कुछ भी कह लो, लॉयर्स यानी वकील, पेंटर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर जो लिखते थे बहुत अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में, ये एम्परर के लिए काम करते थे। तो अलग अलग स्किल्स थी भाई, अलग अलग तरीके के लोग थे। 7th टॉपिक है अब हमारा, विमेन, स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स। लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा विमेन की क्या कंडीशन थी। देखो, जब फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए तो इन्होंने यहाँ पर क्या देखा कि जो विमेन की कंडीशन है, इन्होंने देखा कि यहाँ पे महिलाएं किस तरीके से रहती हैं। तो इसके लिए सोशल कस्टम्स को समझना पड़ता है कि समाज के नियम कानून और कस्टम्स कैसे हैं। तो समटाइम्स देखते हैं कि भाई इनइक्वालिटीज भी हैं। अब एक तो स्लेवरी देख लो, क्या होता है स्लेवरी, किसी को गुलाम बनाना। तो इब्न बतूता भी जब आया था उसने देखा था भाई मार्केट में खुलेआम स्लेव्स को खरीदा बेचा जाता था। गिफ्ट देना है ना किसी को तो स्लेव्स दिए जाते थे गिफ्ट में, तो ये ऐसा होता था।
स्लेवरी बहुत ही कॉमन, मतलब आप मान लो खुलेआम टमाटर भिंडी की तरह स्लेव्स को बेचा जाता था। तो जब वो सिंध में था तो उसने घोड़े, कैमल और स्लेव्स खरीदे थे मोहम्मद बिन तुगलक को गिफ्ट करने के लिए। वो खुद खरीद के आ रहा था भाई, उसने देखा था बिकते हैं इंसान। मुल्तान में भी वो गवर्नर के पास जब जाता है तो भाई वहां पर भी स्लेव्स और कुछ रेजिन्स और आमंड्स वो देता है एज गिफ्ट। और जब सुल्तान रिवॉर्ड देता था किसी को तो वो अपने पैसे के साथ साथ 200 स्लेव, 100 स्लेव ऐसे दिया करता था। तो स्लेव्स का सिस्टम था। अब जो स्लेव्स हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कितने तरीके के हैं। इब्न बतूता बताता है कि जो सारे स्लेव हैं उनसे एक जैसा काम नहीं करवाया जाता था, हर स्लेव का अपना अलग काम होता था। कुछ तो फीमेल स्लेव्स होती थी जो म्यूजिक और डांस में यूज होती थी, जब सेलिब्रेशन होता था वहीं इनका काम आता था। कुछ फीमेल्स को स्पाई बनाया जाता था, मतलब अपने बड़े ऑफिसर्स के पीछे अगर नजर रखनी है तो लड़कियों को रखा जाता था उसके लिए। और कुछ स्लेव से डोमेस्टिक घर का काम करवाया जाता था, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कोई पालकी वगैरह डोली उठाया करते थे, तो कोई कुकिंग और क्लीनिंग और घर का जो काम होता है वो काम करवाया करते थे। तो ये तो स्लेव्स के बारे में बात हो गई। और फीमेल स्लेव्स जो होते थे वो इन एक्सपेंसिव थे रिलेटिवली, तो बहुत सारी फैमिलीज में एक या दो स्लेव्स तो रहते ही थे। और इवन बतूता यही कह रहा है भाई बहुत कॉमन था स्लेव्स रखना। अब विमेन के बारे में बर्नियर ने जो देखा है थोड़ा वो समझ लो। स्लेव्स तो आपको पता चल गया क्या है, विमेन के बारे में इसने क्या देखा है देखो। यूरोपियन ट्रेवलर्स कहते हैं कि जो हमारे यूरोप में विमेन है ना उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, इंडिया वालों की कंडीशन थोड़ी खराब है। तो यहाँ पे ये खराब क्यों कहता है, कंपैरिजन करता है कि इंडिया में प्रैक्टिस ऑफ सती होती है। अब सती क्या होता है इसको ध्यान से समझ लो भाई। सती एक ऐसा भाई गंदा सीन है जहां पर अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसी के जो मतलब आप कह सकते हो चिता के साथ उस लड़की को भी जला दिया जाएगा। ठीक है, इसको सती की प्रथा कहा जाता है। तो बर्नियर ने खुद देखा कि यहाँ पे सती की प्रथा होती थी, कोई विलिंगली भी और कोई जबरदस्ती भी। जैसे कि यहाँ पे अगर इसके पति को जलाया जाएगा तो साथ साथ वो भी जलेगी, ठीक है, वो भी साथ में जाना चाहती है। और कभी कभी फोर्सफुली भी उसको ये करवाया जाता था कि तुम्हें ये सती होना ही पड़ेगा, पति की डेथ होगी तो तुम जी के क्या करोगे, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तो बर्नियर ने ये जो लिखा है ना, ये कह रहा है कि भाई मैं सरप्राइज हो गया कि एक तो अपनी इच्छा से भी कई लोग सती हो रही हैं और एक जबरदस्ती भी करवाया जा रहा है। तो ये ट्रेवलर्स ने खुद देखा है आकर इंडिया में ये सब चीजें होती थी। ठीक है, तो अब मैं इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करता हूं। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, @class12 ESP न्यू ग्रुप। इसके अलावा कोई क्वेरी होती है तो इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई, मैसेज कर लेना यहाँ पे। और वेबसाइट है eklavyastudypoint.com। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना वीडियो को ऊपर पहुंचाना है और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।